everyone, welcome to Acadexcel. Myself Dipali and I am your biology educator. और बच्चों अभी तक हमने जितना पढ़ा है आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. डायहाइब्रिड क्रॉस तक हम लोग पहुंच गए हैं. लिंकेज रिकॉम्बिनेशन का हमारा लास्ट जो टॉपिक था. लिंकेज रिकॉम्बिनेशन किसने दिया था बेटा? थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था. टीएच मॉर्गन भी जिनको बोलते थे, तो टीएच मॉर्गन ने दिया था. और उन्हीं के स्टूडेंट एक एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने क्या चीज बोली थी कि हम जीन मैप कर सकते हैं, है ना. जीन मैपिंग को भी दे सकते हैं और उसकी मतलब कई बार जीन मैपिंग के ऊपर भी एमसीक्यू आ जाता है, तो प्लीज उसे भी ध्यान रखेंगे हम लोग. आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सेक्स डिटरमिनेशन और डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स के अंदर हम दो तरीके के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. देखते देखते पढ़ते जाते हैं कि क्या बोलता है. तो आज शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 7 की. प्रारंभ बैच, जो बच्चे नए हैं इस बैच के अंदर, बच्चों ये बैच जो है स्पेसिफिकली नीट के बच्चों के लिए बना है. प्लीज अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो डू वॉच द लेक्चर्स जो कि पहले कंप्लीट हो चुके हैं. उन सारे ही लेक्चर्स को देखते हुए आप लोग यहाँ तक जो है अपनी जर्नी को देखिए कि आप लोग यहाँ तक पहुंच गए. ठीक है. फिर उसके बाद जो है आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा. टेलीग्राम चैनल जिसके ऊपर आपको सारे ही वेबसाइट्स के अपलोड्स और जितने भी हमारे टेस्ट के अपलोड्स आते हैं या फिर असाइनमेंट्स के अपलोड्स आते हैं, हर चीज आपको अपडेट्स उस पर मिलते हैं. तो प्लीज उस चैनल को भी आप लोग एक बार प्लीज फॉलो कर लीजिएगा. ओके एवरीवन, चलिए तो आज हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसको भी देख लेते हैं. सबसे पहला सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हनी बी हो गया या ह्यूमन हो गए, कि डिफरेंट कॉकरोच हो गया, जितने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इंसेक्ट्स, उनमें सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है उसको आज हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे. उसके साथ म्यूटेशन को और उसके रोल के किस तरीके से हाउ म्यूटेशन इज नेसेसरी एंड हाउ म्यूटेशन इज बीन कॉज, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को आज हम लोग देखने वाले हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालाइज पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है बच्चे कि कुछ अगर मान लो डिजीज है, अब वो डिजीज पहले से ऑलरेडी आपके फैमिली चार्ट में या आपके दादाजी को होगा या उससे ऊपर दादाजी को होगा, तो वो एक चार्ट बनता है पूरा, उसको हम कहते हैं पेडिग्री चार्ट, जो कि एनालाइज करता है कि ये बीमारी अगर बच्चे में है तो ये कहाँ से आई है. उसकी हिस्ट्री देखी जाती है, पेरेंट्स को देखा जाता है. ठीक है, पेरेंट्स की हिस्ट्री देखी जाती है, उसको हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं और पेडिग्री चार्ट बनता है. उससे डॉक्टर को रिकॉग्नाइजेशन में इजी हो जाता है ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो आज हम उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, जिन और जेनेटिक डिसऑर्डर के रिलेशन में ही हम लोग उस पेडिग्री चार्ट को भी देखेंगे. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. आज सबसे पहले बात करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन की. अभी तक हमने ये चीज देख ली है बेटा, एक मेल गेमीट है, एक फीमेल गेमीट है, फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, पर वो जाइगोट का सेक्स क्या होगा ये चीज अभी तक हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, है ना. कि अगर वो फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, पर वो जाइगोट का सेक्स क्या होगा वो चीज हम अभी तक डिटरमाइन नहीं कर पाए, और इसी चीज को हम कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन. तो व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन? जब एक इंडिविजुअल का, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, या जाइगोट मैं कह दूं, जाइगोट का अगर मुझे सेक्स डिटरमाइन करना है कि ईदर इफ ही इज अ फीमेल और अ मेल, तो वो चीज डिटरमाइन करने के लिए व्हाट आई रिक्वायर इज सेक्स डिटरमिनेशन मेथड. ओके, नेक्स्ट. The mechanism of sex determination has always been puzzled before the genetics. The initial clue about the genetical chromosome mechanism of the sex determination can be traced back to some experiments carried out in insects. In fact, the cytological observation made the number of insects lead to the development of concept of genetic chromosomal basis of sex determination. कई बार जितने भी थ्योरीज हुई, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनके बेसिस पे ये चीज देखी गई कि जितना साइटोलॉजिकल और जितना क्रोमोसोमल थ्योरी है ना, तो क्रोमोसोमल थ्योरी के हिसाब से वो ये बोल रहे हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी के हिसाब से आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो चाइल्ड का. ठीक है, क्रोमोसोम्स को देखते हुए आप लोग सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो चाइल्ड का. ओके, क्योंकि क्रोमोसोम अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि ऑटोसोम्स तो सेम होते हैं बेटा, बट सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वही डिफरेंट होता है ना. तो जो सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम जो है, जो कि मेल्स के अंदर XY होगा और फीमेल्स के अंदर XX हो गया, तो वो एक ही पेयर है जिसके क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ऑटोसोम्स. क्लियर? चल अगला, हैंकिन. नाम याद रखिएगा,
Henkin in 1891 could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis in few insects, and now it was observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% of sperm did not receive it. यानी किसकी बात कर रहा है बेटा? हेंकिन ने सबसे पहले ये चीज को देखा कि आधे मतलब 50% of the sperms are receiving one chromosome and 50% of the other are receiving no chromosome. That is why, तो उसने ये चीज देखा कि X और Y टाइप का जो है उनमें सेक्स डिटरमाइंड वो एक मैं कह सकती हूँ वो सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर है ना, क्योंकि उसके पास सेक्स क्रोमोसोम्स है, XY सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है. Henkin gave a name to the structure called the X body. Okay, so Henkin gave the name to this structure as the X body. और हैंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? X body. यानी कुछ 50% स्पर्म्स वो थे जिनमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट था और 50% स्पर्म वो थे जिनमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं था, यानी वहां पे कोई क्रोमोसोम ही नहीं था. ठीक है, अब हम जानते हैं कि उसको XY बोलते हैं, पर उस टाइम पे जब हैंकिंग डिस्कवर कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज देखी, कुछ 50% स्पर्म्स के अंदर जो क्रोमोसोम है वो ऐसे हैं जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, एक्स फैक्टर या एक्स बॉडी जो है वो है, प्रेजेंट है, बट बाकियों में नहीं है. बट he could not explain that its significance. पर अभी तक उनको उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता कि भाई काम क्या आ रहा है, ये एक्स बॉडी का काम क्या है. अब हमको पता है कि ये मेल को कैरेक्टराइज करता है, अब हमको पता है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल डिफाइन करता है. ठीक है, ये सब चीजें अब हमको पता है, पर पहले हैंकिन जितना जब डिस्कवरी कर रहे थे और उस टाइम की, कितने टाइम पुरानी बात है बेटा? 1891 की बात है. और 1891 के अंदर आप सोच के देखो कि कहाँ उसको इतनी ज्यादा डिस्कवरी, क्योंकि उस टाइम पे सब चीजें नई नई है ना. बायोलॉजी एक बहुत बड़ा समुद्र है, तो तुम लोग अगर डूब भी चुके, अगर आ भी चुके हो ना, तो तुमने अभी तक सिर्फ एक बूंद देखा है. समझ के रखना, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि वो बहुत बड़ा समुद्र है और तुमने अभी सिर्फ एक बूंद देखा है, और तुम्हें बहुत सारी चीजें अभी देखनी है. तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आराम आराम से देखो, हर चीज देख पाओगे. ठीक है, जल्दबाजी मत करना कोई चीज के लिए. चलो, एक्स बॉडी उसने नाम दिया, but he could not explain its significance. Further investigations by the other scientists lead to the conclusion that X body of Henkin was the fact chromosome. क्या है एक्स बॉडी? क्या था? एक्स बॉडी वॉज द क्रोमोसोम. ये चीज हमको अब पता है, लेटर ऑन साइंटिस्ट ने पता की, पर पहले जब हेनकिन ने इस चीज को डिस्कवर किया था उसने सिर्फ ये बोला था कि मुझे सिर्फ एक एक्स बॉडी का पता है. जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बेटा? स्पर्म बनने का प्रोसेस है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो जब मैं एक प्रोसेस देखता हूँ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म जैसे ही बन जाता है, तो उस स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर मुझे एक चीज दिखती है कि 50% ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, 50% ऑफ क्रोमोसोम हैव एक्स बॉडी, 50% में एक्स बॉडी है ही नहीं. ठीक है, तो जिनमें एक्स बॉडी है, ठीक है, द क्रोमोसोम्स व्हिच हैव एक्स बॉडी, तो उनका कुछ तो सिग्निफिकेंस है, पर अब वो उसको उस टाइम पे पता नहीं था. ठीक है, लेटर ऑन हमें ये चीज पता लगती है कि एक्स बॉडी और कुछ नहीं, क्रोमोसोम ही थे, क्रोमोसोम एक्स और वाई की ही बात कर रहा था हेनकिन. ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो, अब अगला देखते हैं. हम सेक्स डिटर्मिनेशन का एक टेबल लेके आई हूँ, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और जितनी अभी बातें आने वाली हैं वो सारी बातें इस टेबल से रिलेटेड है. यानी अगर तुम्हें ये टेबल समझ में आ जाता है तो तुम्हें आगे का पूरा टेक्स्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसको ही समराइज करते हुए हमने टेबल ली है. चलो, सबसे पहले देखो मेल हेट्रोगेमिटी. हेट्रोगेमिटी मतलब क्या होता है बेटा? हेट्रोगेमेटिक मतलब क्या होता है? डिफरेंट. और गेमेटिक मतलब होता है गेमीट. हेट्रोगेमेटिक मतलब क्या हो गया बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? मेल हेट्रोगेमिटी, मतलब यहाँ पे मुझे मेल डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स के साथ दिखेगा, या मेल मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ दिखेगा, फीमेल मुझे होमोगेमेटिक दिखेगी. होमोगेमेटिक मतलब होता है सेम. ठीक है, फीमेल कैसी दिखेगी बेटा जी? होमोगेमेटिक. होमोगेमेटिक. हेट्रोगेमिटी और होमोगेमिटी में फर्क समझना. हेट्रोगेमिटी मतलब है कि हेट्रोगेम मतलब कि डिफरेंट है,
ठीक है, डिफरेंट गेमीट्स है। होमोगेमेटिक मतलब हो जाता है सेम गेमीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्स एक्स सेम गेमीट दिख रहा है बेटा, पर यहाँ मुझे एक्स वाई दिख रहा है, यानी ये डिफरेंट गेमीट्स हैं। और डिफरेंट गेमीट समझ में आ रहा है, यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, एक्स वाई अलग अलग है, यहाँ दोनों एक्स एक्स ही है, ठीक। तो यहाँ पे जब मेरे को एक्स वाई दिख रहा है, यानी ये कैसा है बेटा, हेट्रोगेमेटिक शो हो रहा है, तो हेट्रोगेमिटी कहते हैं इसको, मेल हेट्रोगेमिटी, ठीक है, क्योंकि मेल में डिफरेंस है। नेक्स्ट, अब ये किस में ऑब्जर्व होता है बेटा जी, ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, मक्खी, जिसको अभी अपन ने पढ़ा था लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे। अब इससे तुम लोग सॉरी, इससे तुम लोग जो पहले का कॉन्सेप्ट है लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, उसको रिकॉल कर सकते हो कि क्यों, खुद से क्वेश्चन करना शुरू कर दो ना कि क्यों ऐसा हुआ कि यू नो ड्रोसोफिला को ही सेलेक्ट किया, ड्रोसोफिला बाय ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज सेलेक्टेड फॉर द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय थॉमस एंड मॉर्टन। तो ये चीज, ये आप क्वेश्चंस अपने आप से पूछ सकते हो कि भाई बाय ड्रोसोफिला सेलेक्टेड फर्स्ट, सेकंड आ जाएगा कि अगर ड्रोसोफिला के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट क्रोमोसोम ऑब्जर्व्ड इन ड्रोसोफिला। सारी ही चीजें आप लोग अपना बेसिक एक बार रिवीजन हो जाएगा अगर तुम लोग इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सेशन कर लोगे तो, है ना, एक पीछे लास्ट क्लास का रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। चलो, सो ह्यूमन के अंदर हम लोग देखते हैं एक्स वाई, और ड्रोसोफिला के अंदर देखते हैं। ह्यूमन के अंदर मैं एक बार ड्रॉ भी करके बता दूंगी अभी, क्योंकि ह्यूमन का हमारे पास है भी, और एक बटरफ्लाई का है, उसको हमको ड्रॉ करना है। चलिए अगला आ जाता है अगेन एक और मेल हेट्रोगेमेटिक का एग्जांपल। मेल हेट्रोगेमिटी में क्या दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे मेल XO है। XO मतलब क्या है कि एक स्पर्म पे तो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दूसरे स्पर्म पे कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, ठीक है, तो हमने उसको XO बोल दिया। O मतलब देयर इज नो क्रोमोसोम, ठीक है, जीरो नहीं है। O मतलब यहाँ कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, यहाँ पे Y था, यहाँ पे X और Y था, यहाँ कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, ठीक है, सो ये XO है। और अगेन यहाँ पे होमोगेमेटिक है, यानी XX है, सो XO और XX। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा। दो पॉसिबिलिटी कैसे बनती है कि एग तो XX है, अब दो पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, या तो ये X जाके इससे फ्यूज हो जाए और फीमेल बना दे, या फिर ये O जाके इससे फ्यूज हो जाए और मेल बना दे, सिंपल। तो अगेन 50-50% चांस है, यहाँ 50% चांस थे बेटा of male and 50% chance of being a female। सेम यहाँ पे भी 50% का ही रेशो आएगा। कैसे 50% का आ रहा है, समझ में आ रही है बात, कि अगर मान लो ये वाला क्रोमोसोम जाके इस एग के साथ फ्यूज हो जाता है तो यहाँ पे फीमेल की पॉसिबिलिटी है 50%। और अगर मान लो ये जो O है, O मतलब इसके अंदर कुछ क्रोमोसोम है ही नहीं, ना X है ना Y है, ठीक है, O है, बिना क्रोमोसोम का है ये, तो यहाँ पे ये ब्लैंक है बेसिकली। और अगर ये X के साथ फ्यूज हो जाता है तो XO कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब XO कॉम्बिनेशन किस में हमको देखने को मिलता है बेटा जी, हमको ये देखने को मिलता है इन मेल्स। क्लियर है ये चीज, तो XO कॉम्बिनेशन हमको मेल्स में देखने को मिलता है, XX यानी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हमको फीमेल्स में देखने को मिलता है। क्लियर, समझ में आ रही है ये चीज। चलिए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हमको दिखता है ग्रास हॉपर और कॉकरोच के अंदर। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज डू रिमेम्बर दिस। डन, चले आगे। चलिए अगला आता है फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी यानी यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमीट है। हेट्रोगेमीट मतलब अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स हैं फीमेल के पास, ठीक है, मेल के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स नहीं है। यहाँ मेल सेम क्रोमोसोम्स लिए बैठा होगा, देखो मेल के पास ZZ है ना, फीमेल के पास ZW है, सेम जैसे यहाँ पे XY था, यहाँ पे ZW है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ स्पर्म जो है ZZ है, एग जो है वो ZW है, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या चीज, क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है बेटा, ये देखिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जहां ZZ यानी ये क्या बनाएगा बेटा जी, फीमेल, और ZW क्या बनाएगा बेटा, ZW क्या बनाएगा बेटा, फीमेल, ठीक है। तो ZZ क्या बनाया, मेल, और ZW क्या बनाया, फीमेल। क्लियर, तो यहाँ अगेन 50% देयर इज
50% क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, अगर जेड जेड कंबाइन होते हैं तो 50% पॉसिबिलिटी है कि वो मेल बनेगा, और 50% अगर मान लो Z और W कंबाइन होते हैं तो 50% पॉसिबिलिटी है कि वो फीमेल बनेगी। ये आता है फीमेल हेट्रोगेमिटी। यानी यहाँ पे मेल तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेल होमोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी, दोनों चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज में प्लीज कंफ्यूज मत होना। होमो मतलब होता है सेम, चाहे तो यहाँ लिख लो होमोगेमिटिक, और हेट्रो होमो मतलब होता है सेम, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। होमो मतलब होता है सेम गेमीट्स, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट गेमीट्स, सिंपल सी चीज है। क्लियर? अगला चलते हैं, अगर बात करते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी का दूसरा एग्जांपल की, तो यहाँ हमको वैसा ही बेटा वैसा ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जैसे ऊपर मिला था। यानी इस बार यहाँ है ZO और ZZ टाइप। अब ZZ तो हमको समझ में आ गया, ये तो मेल होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बोला है फीमेल हेट्रोगेमिटी ना, तो फीमेल हेट्रोगेमिट है। और हेट्रोगेमिटिक से इस बार मतलब है कि इस बार ZO कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी यहाँ पे अगर मैं एक बनाती हूं तो ये आएगा Z, और इसमें कोई क्रोमोसोम है ही नहीं। यहाँ आएगा Z और यहाँ आएगा Z। क्लियर? तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनेगा। अगर मान लो ये बनता है तो ZZ का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 50% क्रोमोसोम्स वो होंगे जो ZZ यानी मेल का फॉर्मेशन करेंगे, 50% क्रोमोसोम्स वो होंगे जो ZO यानी फीमेल का कॉम्पोजिशन करेंगे। तो ZO मतलब हो जाता है फीमेल, क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमीट है, हेट्रोगेमीट मतलब डिफरेंट गेमीट्स के साथ है। और यहाँ आ जाता है ZZ मतलब होमोगेमीट, और मेल्स यहाँ पे क्या रहते हैं बेटा जी, होमोगेमेटिक रहते हैं। तो बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, ये सारे जितने एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास किसके लिए आते हैं, मेल सॉरी फीमेल हेट्रोगेमिटी के लिए। क्लियर? तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, प्लीज इसको याद कर ले, टेबल को इसी तरीके से याद करो, यहाँ तुमको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज मेल हेट्रोगेमिटी एंड व्हाट इज फीमेल हेट्रोगेमिटी। एनसीईआरटी में थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे, पर मैं ये चाहती हूँ तुम लोग इस चीज से याद करोगे तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू लर्न, है ना। 50-50 का रेशियो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 50% जो होगा मेल होगा, 50% फीमेल होगा। कैसे होगा, XX XY है, ठीक है। ये कैसे होगा, X0 XO और XX है। फिर उसके बाद ये कैसे होगा, ये होगा ZW और ZZ है फीमेल हेट्रोगेमिटी में, है ना। अब अगर तुमको वो दे देता है फीमेल हेट्रोगेमिटी में क्या है, तो फीमेल हेट्रोगेमिटी के अंदर बेटा अपने पास दो ही आते हैं, या तो बर्ड्स आएंगी, रेप्टाइल्स आएंगे, बटरफ्लाई आएगा, या फिर मॉथ आएगा। ठीक, चल ओके। And that is why it is given the name X chromosome. It was also observed that in large number of insects, the mechanism of sex determination is of XO type. That is, all eggs bear an additional X chromosome besides the other chromosome. तो बेटा देखो ध्यान से सुनना ये बात कि कई बार इंसेक्ट्स के अंदर हमको, अभी जैसे हमने टेबल में देखा, तो हमको उससे ये चीज पता भी लग चुकी है कि XO टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी रहेंगे। और XO यानी क्या होगा कि एक तो X क्रोमोसोम बेयर कर रहा है, वो तो रहेगा ही। O यानी क्या होगा बेटा कि उसमें कोई क्रोमोसोम होगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, beside the other autosomes, on the other hand, some of the sperm bear the X chromosome, whereas some do not. कुछ क्रोमोसोम्स, कुछ स्पर्म्स होंगे जो एक्स क्रोमोसोम को बियर करेंगे, यानी कुछ क्रोमोसोम्स जो होंगे उनमें एक्स क्रोमोसोम रहेगा और कुछ में नहीं रहेगा, कोई क्रोमोसोम है ही नहीं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। Egg fertilized by the sperm having X chromosome becomes the female, and those fertilized by the sperm do not have X chromosome becomes the male. अभी अपन ने जो चीज यहाँ लिखी है, ये देखो, अगर ये X क्रोमोसोम X के साथ ही फर्टिलाइज हो जाता है तो ये क्या बना देगा बेटा, फीमेल। और अगर ये ब्लैंक यानी जो O क्रोमोसोम है, जिसके पास कोई क्रोमोसोम ही नहीं है बेसिकली, तो O अगर मान लीजिए X के साथ फर्टाइल हो जाता है या फ्यूज हो जाता है, तो वो क्या बना देगा बेटा जी, मेल। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। चलो, डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल आर इक्वल? प्रपोर्शन तो इक्वल है,
है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे इक्वल बोल रहे हैं हम, प्रोपोर्शन इक्वल बोल रहे हैं, 50-50 का रेशियो आ रहा है, तो यस ऑफ कोर्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑन एवरी मीटिंग, ऑन एवरी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 50% टाइम जाइगोट जो होगा ये मेल बन सकता है और 50% टाइम ऐसी कंडीशन होगी कि जाइगोट फीमेल में टर्न हो सकता है। तो 50-50% पॉसिबिलिटी है। हम किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि जो है हर बार फीमेल फॉर्म होगा या हर बार मेल फॉर्म होगा। देयर इज 50% चांस कि एक मेल फॉर्म हो, 50% चांस की एक फीमेल फॉर्म हो, ठीक है, तो एक 50-50 का रेशियो रहता है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वाज डिजाइन्ड टू बी द सेक्स क्रोमोसोम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड एज द ऑटोसोम्स, ठीक है। अब क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम ही ये डिटरमाइन कर रहा था, देखो बेटा 22 क्रोमोसोम हैं टोटल, अगर हम बात करते हैं फीमेल की या मेल की, किसी की भी, कोई इंडिविजुअल की, ठीक है, तो टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, तो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी 22 पेयर जितने हैं वो सारे ही ऑटोसोम्स हैं। क्लियर है ये चीज बेटा, पेयर बोल रही हूँ मैं, सुनना है ना। तो अब यहाँ पे 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर जो होगा सेक्स क्रोमोसोम होगा, और जो सेक्स क्रोमोसोम होगा ये डिफाइन करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी ये डिटरमाइन करेगा कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होने वाला है, ठीक है। वही अगर मैं ऑटोसोम्स की बात करूं तो ये बाकी जितने फीचर्स होते हैं बॉडी के, सारी ही चीजें ये ऑटोसोम्स डिसाइड करते हैं, ठीक। तो ऑटोसोम्स क्या डिसाइड करते हैं बेटा, बाकी सारे सोमेटिक ऑर्गन्स, बाकी सारे पूरी होल बॉडी जो कि ज्यादातर डिफर नहीं होती मेल और फीमेल के अंदर। सेक्स क्रोमोसोम क्या डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिकली सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम हमेशा सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल डिटरमाइन करेंगे, यानी क्या मेल होगा कौन फीमेल होगा। चल, grasshopper is an example of exo type of sex determination in which males have only one X chromosome beside the autosomes, whereas females have a pair of X chromosome. तो फीमेल के पास क्या है बेटा, ये pair of X chromosome है, ठीक है। मेल के पास क्या है, XO है। क्लियर है ये चीज। तो अब अगर मान लीजिए ये फर्टिलाइज होता है एक और एक्स का फॉर्मेशन होता है तो फीमेल बनेगा, और अगर ये फर्टिलाइज होता है और XO का फॉर्मेशन होता है तो मेल बनेगा। तो अगेन देयर इज अ 50-50% पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, these observations lead to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination in a number of other insects and mammals including man. XY type of sex determination is seen, जहां पे XY XX XY क्या डिटर्मिनेशन है, इसको भी जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेल एंड ये फीमेल। मेल्स में XY क्रोमोसोम होगा, ठीक है, फीमेल में XX क्रोमोसोम होगा। अगर मैं इनको क्रॉस करवाती हूं, पनेट स्क्वायर बनाए, सब लोगों को पनेट स्क्वायर से जल्दी समझ में आता है, तो अपन पनेट स्क्वायर बना के देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये यहाँ आएगा बेटा, हर बार का पनेट स्क्वायर बनाना सिखा रही हूँ मैं तुम लोगों को, तो ढंग से समझ लेना। ये फिर XY, ये फिर XX और ये XY। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे 50%, ये दोनों देखिए, these will form मेल, और ये दोनों को अगर हम देखें, these will form फीमेल। सो यहाँ 50% चांसेस हैं
of the zygote turning into a female and 50% there are chances कि a zygote turning or developing into a male. तो ये हमारे पास sex determination रहता है in humans, ठीक है. And same goes with Drosophila. Drosophila में भी XY टाइप का ही रहता है, ठीक है. चलिए, among the male X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller and is called Y chromosome. अब Y chromosome क्या है बेटा? Y chromosome X chromosome जो है ना इससे डिफरेंट है, ठीक है. Y क्रोमोसोम जो है ये इससे डिफरेंट है, थोड़ा स्मॉलर इन साइज है, अलग अलग कैरेक्टराइजेशन को फॉलो कर रहा है. X क्रोमोसोम जो है ये मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिस्पॉन्सिबल करता है, पर Y क्रोमोसोम ये नहीं है, ठीक है. Y क्रोमोसोम का एडिशनल कोई भी मेल रिलेटेड मेल हार्मोन रिलीज करना या मेल में जितना भी फंक्शनिंग है ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, तो उसको डिटरमाइन करने का काम Y बॉडी का भी है, पर X का ज्यादा है, ठीक है. और Y जो बॉडी है, Y क्रोमोसोम जो है वो Y क्रोमोसोम थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज होता है एज कंपेरेटिव टू दी X क्रोमोसोम. क्लियर? नेक्स्ट. Females, however, have a pair of X chromosome. Both males and female bear the same number of autosomes. दोनों में same number of autosome है 22. Hence, the male of autosome plus XY ये होता है, while females have the autosomes plus XX. कैसे plus XX और XY लिखा है बेटा? ये देखिए, अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ, if I say अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ तो ये हो जाएगा 22 प्लस XX, और अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो ये हो जाएगा 22 प्लस XY. सिंपल, ठीक है. 23 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 22 जिसमें से ऑटोसोम्स है और XX XY जो है वो सेक्स क्रोमोसोम. इतना इजी. तो ये हमारे पास जो आ जाता है बेटा जी डिटरमिनेशन फैक्टर आ जाता है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या बोलता है हमको? इन ह्यूमन बींग्स and in Drosophila, males have only one X and Y chromosome, एक ही X एक ही Y chromosome है, whereas females have XX chromosome है, ठीक है. अब in the above description you have studied two types of sex determining mechanism. एक तो अपन ने XO टाइप पढ़ा जो कि ग्रासहॉपर्स के अंदर था, और एक XY टाइप पढ़ा जो कि हमने ह्यूमंस और ड्रोसोफिला के केस में देखा. पर दोनों ही क्या है? मेल हेट्रोगेमेटिक है, ठीक है. दोनों में ही क्या है बेटा जी? मेल जो है मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स. तो यहाँ क्या आ जाता है कि मेल हेट्रोगेमेटी शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. A either with or without X chromosome or B with some other gametes. एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये बिना कोई दूसरे क्रोमोसोम के साथ आए, XO यानी X क्रोमोसोम तो है पर इसके साथ कोई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है. XY यानी दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, ठीक. तो दो अलग अलग क्रोमोसोम आ रहे हैं उसके साथ. With X chromosome and Y chromosome, such type of sex determination mechanism is designated to be the example of a male heterogamety. इसको हम किसका एग्जाम्पल मानते हैं बेटा जी? मेल हेट्रोगेमिटी का, यानी मेल हेट्रोगेमेटिक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है, while female is homogametic. In some other examples, organisms like birds, a different mechanism of sex determination is observed. In this case, the total number of chromosomes is same in both male and females, but two different types of gametes in terms of sex chromosome are produced by female, that is female heterogamety. In order to have, अब यहाँ female heterogamety, female के पास अलग gametes हैं. In order to have distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different types of sex chromosome of the female bird has been designated to be the Z and Y chromosome. In these organisms, the female have Z and one W chromosome, whereas male have a pair of Z chromosome besides the autosome. So male जो है उसके पास सिर्फ Z chromosome ही है, ठीक है. Male जो है यहाँ पे उसके पास सिर्फ Z क्रोमोसोम होमोगेमेटिक है, ठीक है. वहीं अगर मैं बात करती हूँ फीमेल की, तो फीमेल क्या होगा बेटा? ZW या फिर ZO, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है. अगेन रेशियो जो बनेगा जाइगोट का वो 50-50 का ही बनेगा, पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न शो हो रहा है, इस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व होगा.
चलिए, it has already been mentioned that sex determining mechanism in the case of human is XY type. Out of 23 pair of chromosomes, 22 pair is exactly same in both male and female. These are called autosomes. A pair of X chromosome are present in females, whereas the presence of X chromosome is determined of the male characteristics. X chromosome किसको determine कर रहा है बेटा? Male characteristic को determine करेगा, ठीक है? During the spermatogenesis, along the male, two types of gametes are produced. 50% of the total sperm carry the X chromosome, अभी बता चुकी हूँ, and the rest 50 और Y chromosomes को carry करेंगे beside the autosomes. Females, however, produce only one type of ovum with X chromosome. There is an equal probability of fertilization of ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. The case of ovum fertilized with the sperm carrying X chromosomes, the zygote develops into a female. अगर X आ जाता है तो बेटा zygote female में develop हो जाएगा. And fertilization of Y carrying sperm results into the male offspring. XY, ठीक है? Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determine the sex of the child. तो अब ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि जो जीन है, जो चाइल्ड का सेक्स है, वो चीज डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, आई शुड से कि उसको डिटरमाइन करने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो मेल का फैक्टर है, ठीक है? उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है, फीमेल कुछ नहीं कर रहा है उसमें. Next, it is also evident that each pregnancy always lead to 50% of probability of either male or a female child. अब बेटा 50% ये possibility है कि female born होगी, 50% ये possibility है कि male होगा, और हर प्रेगनेंसी यही 50-50 का रेशो जो है वो लीड करेगी. तो ये जो मैंने 50 का रेशो बनाया ना, ये 50% का रेशो इसी बेसिस पे है कि हर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एवरी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यहाँ पे ये चीज डिटरमाइन होगी कि 50% जाइगोट जो होंगे वो मेल होंगे, 50% जाइगोट जो होंगे वो फीमेल होंगे, ठीक है? So it is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to a female children and have been ostracized and ill treated because of this false notation. तो यही गलत धारणा जिसके कारण हर बार जो है सोसाइटी फीमेल्स को ये चीज के लिए ब्लेम करती रहती है और फीमेल्स को इस चीज के लिए दोषी ठहराती रहती है कि दे हैव गिवन बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड, बट ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं फीमेल की. फीमेल जो है वो तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर सकती है. अब अगर उसके साथ मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो जाता है तो फीमेल को डेवलप करेगा, अगर उसके साथ मेल का वाई क्रोमोसोम फ्यूज हो जाता है तो वो मेल को डेवलप करेगा. सो इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ फीमेल टू डील विद ईदर द चाइल्ड इज गर्ल और द चाइल्ड इज बॉय. उसके पास तो एक्स क्रोमोसोम ही है, वो कुछ कर ही नहीं सकती उसका, ठीक है? ये मेल है जो कि डिटरमाइन कर सकता है इस फैक्टर को कि फीमेल बनेगी या मेल बनेगी, बट उसमें भी मेल जो है you know something that this is not voluntary, है ना? मेल cannot help कि भाई वो स्पेसिफिक जो है क्रोमोसोम ही मेट करे, वो तो चांस की बात है. देयर इज 50% चांस कि वहां पे मेल का फॉर्मेशन हो, 50% चांस है कि फीमेल का फॉर्मेशन हो. तो ये सभी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा एक हम कह सकते हैं कि खुद से ही हो रही है ये सारी चीजें. ये इसमें देयर इज नथिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईदर मेल और फीमेल, बट स्टिल सोसाइटी डू ब्लेम्स फीमेल्स. सो हमको ये चीज नहीं करना चाहिए. ये जितना भी इस तरीके से ब्लेमिंग वाली चीजें हैं, आई डोंट थिंक दिस इज गुड एंड दिस शुड बी कंटिन्यूड. चलो अगला पढ़ते हैं सेक्स डिटरमिनेशन एंड हनी बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको कैसा हो रहा है. हनी बी के अंदर क्या चीज है? Honeybee, the sex determination in honeybee is based on the total number of set of chromosome in the individual receives. An offspring form the union of sperm and egg develop into a female. अब देखिए यहाँ ना फीमेल दो तरीके की है. एक फीमेल जिसको जो है रॉयल जेली पे फीड करने का मौका मिल गया, उसको हम कहते हैं क्वीन, ठीक है? वो बी हाइव की क्वीन है. और एक जिसको रॉयल जेली पे फीड करने का मौका नहीं मिला तो वो हो जाती है वर्कर हनी, ठीक है? तो एक वहां होगी क्वीन हनी बी और एक वहां होगी वर्कर हनी बी. ये फीमेल्स की बात है. मेल जो होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा और उसको हम कहते हैं ड्रोन, ठीक? मेल हमेशा सेम रहता है और उसको हम नाम दे देते हैं ड्रोन. अब देखिए होगा क्या यहाँ, मेल एंड फीमेल, ठीक है? मेल जो है
ये माइटोसिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करता है। मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स। क्लियर है? यहाँ मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं और यहाँ स्पर्म जो है वो अगेन एग और स्पर्म ही है, बट ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड किया है, ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड किया है। मियोसिस के थ्रू डिवाइड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन है, 2 बार डिवीजन हुआ है। माइटोसिस का मतलब ये है कि 1 से 2 बने हैं और 2 से 4 बन सकते हैं, ठीक है? तो 2 का डिवीजन रहेगा। अब यहाँ क्या होता है बेटा कि अगर मान लीजिए ये स्पर्म और ये एग फ्यूज कर जाता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा एक जाइगोट का। और 2n हमेशा फीमेल ही होती है। डिप्लॉइड कंडीशन ना हमेशा फीमेल की ही होती है। तो अगर मान लीजिए जो जाइगोट आया है वो डिप्लॉइड कंडीशन है तो वो क्या होगा बेटा जी? फीमेल होगा। और अगर फीमेल होगा तो उसमें 2 केसेस हैं, या तो वो वर्कर होगा या फिर वो क्वीन भी होगी। या तो वो क्वीन भी होगी, और क्वीन कब होगी बेटा? या तो अगर उसको रॉयल जेली पे फीड करने का मौका मिल गया तो वो क्वीन होगी, और अगर उसको रॉयल जेली पे फीड करने का मौका नहीं मिला, वो अंडर नरिश्ड रह गई, तो वो वर्कर भी है। सिंपल। तो वर्कर भी है और एक क्वीन है, ठीक? तो ये 2 डिफरेंस हैं, और बनेगा क्या? फीमेल ही बनेगी, फीमेल ही फॉर्म होती है। दूसरा केस ये आ जाता है कि यहाँ पे मैम मेल कैसे फॉर्म हो रहा है? तो बेटा ये जितने एग अनफर्टिलाइज्ड रह गए ना, ये तो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है? दिस इज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये किसका रिजल्ट है बेटा? फर्टिलाइजेशन का। ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। बट अगर मैं बात करती हूँ, मान लो कि अगर ये अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं तब इनका क्या होगा? इफ दे रिमेन अनफर्टिलाइज्ड, अगर ये अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं तो ये लीड कर जाते हैं टू दी मेल हनी बी। पहले सोचिए मैं बना दूं उसको मेल हनी बी को, मेल हनी बी एंड ऑल्सो नोन एज ड्रोन। मेल हनी बी विच इज ऑल्सो नोन एज ड्रोन। हुआ क्या, एक बार वापस समझिए। मेल जो होते हैं वो यूजुअली दे डू हैव, क्योंकि जो है अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो देख लो, ऐसे लिख लो, या तो 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n है ना? तो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहेंगे बेटा वो फीमेल के अंदर रहेंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो मेल के अंदर रहेंगे। जब हमारे पास इस तरीके का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन के दौरान हमको ये चीज पता लगती है कि वहां जाइगोट बना, 2n डिप्लॉइड जाइगोट है, ठीक है? तो अगर मेरे पास जाइगोट बनता है, 2n पॉसिबिलिटी, और 2n का मतलब समझ रहे हो? 2n का मतलब है कि यहाँ फीमेल का फॉर्मेशन है। फीमेल 2 तरीके की हो सकती है, या तो वो वर्कर फीमेल हो, है ना, वर्कर हनी बी हो, या फिर वो क्वीन हनी बी हो। अगर क्वीन तब कहलाएगी जब वो रॉयल जेली पे फीड करेगी, नहीं तो वो वर्कर हनी बी है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि यहाँ जितने भी अनफर्टिलाइज्ड एग्स बचे हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होंगे वो क्या करेंगे बेटा जी? मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मेल्स को हम कहते हैं ड्रोन। और ये जो कन्वर्शन है, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग खुद से ही डेवलप कर दिया, इसको हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस मतलब ये वर्ड आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ा है, और हम क्या बोलते हैं उस शब्द को? पार्थिनोकार्पी पढ़ा होगा, है ना? पार्थिनोकार्पी मतलब क्या है? पार्थिनो मतलब फॉल्सली डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्पी मतलब फॉल्सली डेवलप्ड फ्रूट, यानी फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस मतलब
कि यहाँ पे मेल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बिना फर्टिलाइजेशन के मेल प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पार्थिनोजेनेसिस, यानी पार्थिनो मतलब फॉल्सली फॉर्म्ड एंड जेनेसिस मींस गेमीट इज बीन फॉर्म्ड और अ मेल टाइप इज बीन फॉर्म्ड। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, क्या बोलता है कि द अनफर्टिलाइज्ड egg develop into a male or drone by the means of parthenogenesis, false formation of gamete. This means that male have half number of chromosome than that of female. Males के पास आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अगर हम फीमेल को देखें तो इसके पास 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, पर अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ देखो ये फीमेल डिप्लॉइड, डिप्लॉइड अगर होगा तो हमेशा फीमेल होगी, डिप्लॉइड रहेगा तो वो मेल होगा, ठीक है, ये चीज याद रखें। Next, the female are diploid having 32 chromosomes and males are haploid having 16 chromosomes. This is called a haplodiplontic sex determination system. Haplodiplontic sex determination हम इसको कहते हैं। यहाँ haploid भी है, यहाँ diploid भी है, so दोनों मिलके क्या बना रही है मेरे पास, haplodiplontic type of sex determination, ठीक है। And have the special characteristic features such as male produces the sperm by mitosis. Male जो है वो mitosis के through sperm produce करेगा। They do not have father and thus cannot have son, but have a grandfather and have grandsons. अब अगर तुम इसमें देखो तो यहाँ पे इसका father नहीं है ना, but इसका grandfather हो सकता है, ठीक है, grandfather हो सकता है, grandson हो सकता है। How is the sex determination mechanism different in birds? In the egg, is the sperm or the egg is responsible for sex determination of the chicks? बेटा अगर मैं बात करती हूँ birds के केस में, तो birds का केस याद करो, जल्दी से इस टेबल पे आ जाओ, जल्दी से इस टेबल को देखो। यहाँ पे बर्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ, इसीलिए लिखवाई है मैंने ये टेबल, बर्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बर्ड्स में मुझे क्या दिखता है बेटा, मेल होमोगेमिटी, यानी फीमेल हेट्रोगेमेटिक टाइप, है ना। और फीमेल हेट्रोगेमिटी अगर मुझे दिख रही है तो इसका मतलब यहाँ पे फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट है, सिंपल। तो यहाँ ये यही बोल रहा है कि बर्ड्स के अंदर क्या भी ऐसा ही होता है, तो बर्ड्स के अंदर जो है मुझे फीमेल हेट्रोगेमिटी दिखती है, फीमेल हेट्रोगेमिटी दिखती है। यानी क्या होगा बेटा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेल होमोगेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी लिख दिया, चाहे मेल होमोगेमिटी लिख दो, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है, कोई भी एक चीज लिख सकते हो। तो मेल होमोगेमिटी लिख दो या फीमेल हेट्रोगेमिटी लिख दो, दोनों इक्वल है ना। चलो अब यहाँ देखेंगे पेरेंट्स जो है, अगेन सेम चीज लिखा है उसने कि फीमेल है 32 यानी 2n डिप्लॉइड क्रोमोसोम को लीड करेगा, और मेल जो है वो 16 यानी हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लीड करेगा। बाय मियोसिस बाय माइटोसिस ये डिवाइड करेंगे, माइटोसिस मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, और एन एज इट इज डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं बेटा माइटोसिस में। पर मियोसिस के अंदर देयर इज डिविजन, है ना, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं मियोसिस को, और ये मेल बनाएगा ऑफ 16 क्रोमोसोम और फीमेल बनेगा ऑफ 32 क्रोमोसोम, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो, ठीक है। कई बार बच्चों को ये बहुत ज्यादा टिपिकल और बहुत अजीब डायग्राम लगता है, इसीलिए मैंने ये बनाया है फॉर योर इजी लर्निंग। आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो कि फीमेल जो होगा वो हमेशा डिप्लॉइड रहेगी, ये याद रखना, मेल जो रहेगा वो हमेशा हेप्लॉइड रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होगा अगेन, और डिप्लॉइड है तो फीमेल वर्कर हनी भी होगी और क्वीन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शी इज गेटिंग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कि जितने भी अनफर्टिलाइज्ड एग है दे विल रिजल्ट इनटू मेल ड्रोन बिकॉज दीज आर अनफर्टिलाइज्ड, एंड आल्सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। अब इसका अगला देखते हैं बेटा, नाम आता है म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन बड़ा ही सिंपल एक टर्म है। म्यूटेशन मतलब होता है चेंज इन द बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और द चेंज इन डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप थोड़ा सा और डिटेल में उसको समझने वाले हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उसको पढ़ेंगे। पर अभी के लिए इतना जान लो कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से बना हुआ रहता है, यानी अमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है,
ऐसा समझो, नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। अब ये नाइट्रोजन ग्रुप्स के अंदर अगर मान लीजिए कुछ चेंजेस आ जाते हैं बाय एनी रीजन, बाय किसी भी रीजन से आ सकता है, यूवी रेस तो इसका सबसे बड़ा कारण है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है सन की, वो इसका सबसे मेजर और सबसे बड़ा कारण होता है ऑफ कॉजिंग म्यूटेशन। तो अगर डीएनए जो है उसके सीक्वेंसिंग में दिक्कत आ जाती है तो उसके कारण म्यूटेशन लीड होता है, कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर लीड हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे लीड होगा, कुछ भी उस इंडिविजुअल के अंदर ना कुछ कुछ कमी आ जाएगी कि वो प्रॉपरली नॉर्मल ह्यूमन जैसा फंक्शन नहीं करेगा और वो डिफरेंटली एबल हो जाएगा। डिफरेंटली एबल यानी कि वो मतलब ऑब्वियसली वो नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा बट वो कुछ और चीज भी कर सकता है। सो ये चीज हो जाती है। तो म्यूटेशन क्या होगा बेटा, चेंज इन, सिंपल सा है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, mutation is a phenomena which results in alteration of DNA sequencing and consequently results in change in the genotype and the phenotype of the organism. म्यूटेशन से दिक्कत क्या है, क्या होगा म्यूटेशन से, तो म्यूटेशन से ये होगा बेटा जी कि अगर मान लीजिए अगर चेंज हुआ डीएनए सीक्वेंसिंग में जरा सा भी, तो दैट विल लीड टू द जीनोटाइप डिफरेंस। ह्यूमन का जीनोटाइप या कोई भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप बिगड़ेगा और जीनोटाइप बिगड़ा तो फिनोटाइप भी बिगड़ेगा, यानी फिजिकल अपीयरेंस और जेनेटिक अपीयरेंस दोनों ही बिगड़ेगी। इसका एक अगर तुम लोगों को पता हो, हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा एटम बॉम्ब, जिसपे एक ओपनहाइमर करके एक मूवी भी आई थी। तो उसमें ये चीज थी कि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो जब फटा था तो उसके ट्रेसेस ना बहुत टाइम तक लोगों में दिखे थे, क्योंकि बहुत टाइम तक हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो लोग थे वो डिसेबल्ड पैदा हुए थे, यानी उनके पास कुछ ऑर्गन नहीं था, कई बार उनका हाथ नहीं होता था, कई बार फिंगर्स नहीं होती थी, मतलब सम और द अदर टाइम उनके पास कुछ ना कुछ चीज ऐसी थी जो उनको नॉर्मल नहीं ही बना पाई। और वो क्यों हुआ, क्योंकि वो उस अटैक ने, वो इतने से इतना सा तो नहीं बोलूंगी मैं, इतने ह्यूज अटैक ने उनकी पूरे जीनोटाइप पे इफेक्ट डाल दिया। अब तुम सोचो, उनकी पूरी प्रोजेनी उस पे पूरे पे इफेक्ट आ गया, ठीक है, तो उसकी पूरी प्रोजेनी पे इफेक्ट आ जाता है जो कि आगे लीड करता है टू द नेक्स्ट प्रोजेनी एज वेल। तो अगली प्रोजेनी पे भी लीड करेगा और उस प्रोजेनी को बिगाड़ेगा, वो तो बिगाड़ेगा ही। तो ये दोनों ही चीजें हो जाती है और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए, so in addition to the recombination, mutation is another phenomena leads to variation in DNA। बेटा अभी जैसे अपन ने वो पढ़ा ना कि जितने भी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण वेरिएशन आ सकता है, सो उसी जैसे ही वैसे ही एक और टर्म होता है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और उस म्यूटेशन के कारण, उस म्यूटेशन के फिनोमेना के कारण क्या हो सकता है, डीएनए सीक्वेंसिंग में चेंज आ सकता है जिसके कारण वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, सो वेरिएशन को म्यूटेशन भी लीड करता है। एज यू विल लर्न इन चैप्टर 5, वन डीएनए हेलिक्स कंटिन्यूअसली एंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ ईच क्रोमेटिड is highly supercoiled form, therefore loss या deletion या gain, insertion या duplication of one segment of DNA results in the alteration in chromosome. Since the genes are known to be located on the chromosome, alteration in chromosomes results in abnormality or aberrations. Chromosomal aberrations are commonly in the cancer cells. Cancer cells कौन सी होती है बेटा, ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर कॉजिंग सेल्स, ट्यूमर क्या होता है कि जब एक सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल चढ़ती जाए, बहुत अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल जो है अनडिफरेंशिएटेडली अगर डिवाइड होता जाए कंटिन्यूअसली, तो वो कैंसर को लीड कर जाता है। तो कैंसर इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कई बार सेल डिवाइड होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, वो एक गुच्छा सा बना लेगी, उस सेट ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ट्यूमर, और वही लीड करता है टू अ डिजीज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, तो म्यूटेशन से कैंसर भी हो सकता है। सो इट इज बेसिकली द एबनॉर्मलिटी इन द डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए बिगड़ा बेटा, आपका पूरा जीनोटाइप बिगड़ेगा, पूरा फिनोटाइप बिगड़ेगा और उसके कारण पूरा इंडिविजुअल की जितनी स्टेट है वो सारी की सारी बिगड़ सकती है। In addition to the above, mutation also arise due to the change in a simple single base pair of DNA। अब ये जो म्यूटेशन होता है ये दो तरीके के हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला आएगा बेटा पॉइंट म्यूटेशन,
दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन ये होता है कि जब आप अगर एक डीएनए सीक्वेंसिंग को पढ़ रहे हो, डीएनए सीक्वेंसिंग मतलब उसके अंदर बेस पेयर होते हैं एटीसीजी 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 करके बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा कि अगर मैं बोलती हूँ ए टी सी, बेस पेयर्स हैं बेटा, ठीक है। अब ये बेस पेयर्स ना 3 कोडॉन्स के फॉर्म में यूज करेंगे हम, 3 कोडॉन्स के फॉर्म में हम इनको रीड करते हैं, 3 कोडॉन्स के फॉर्म में हम इनको रीड करते हैं, ठीक है। और इनको रीड करके हम कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। पर अभी मैं अगर मान लो इनको 3 कोडॉन्स के फॉर्म में रीड कर रही हूँ और बीच में से एक कोडॉन को मैं मिस कर देती हूँ, या ये कोडॉन मान लीजिए गायब ही हो जाता है, ये कोडॉन गायब ही हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, या एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट पेयर पूरा का पूरा गायब होकर नया आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। यानी एक स्पेसिफिक जगह पे, जहां पे एक कोई स्पेसिफिक हम कह सकते हैं अमीनो एसिड आना चाहिए था, वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड नहीं आया और वो चेंज हो गया, ठीक है। ये यूजुअली हमको केस में दिखता है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या है कि वेलिन जो है, ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन से चेंज हो जाता है। तो उससे दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे, हालांकि वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है बट स्टिल सिंगल पॉइंट हटके और दूसरा आ जाता है इसकी जगह पे, तो ये चीज को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि इकलौती इसी जगह पे चेंज हो रहा है, जो चेंज होगा वो इसी जगह पे होगा, ठीक है। अब सेम वैसा ही देखो फ्रेम शिफ्ट के केस में, यहाँ क्या होता है, मान लो मेरे पास सेम वैसे ही बहुत सारे पेयर्स हैं, ये मैंने अगेन 3 के सेट में मैं इसको रीड करूंगी, पर अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि अगर मान लो मैं इसको बीच से कोई क्रोमोसोम रिमूव कर देती हूँ, ये दोनों मान लो है ही नहीं, ठीक है, मैंने इन दोनों क्रोमोसोम्स को रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ बीच से इन दोनों क्रोमोसोम्स को रिमूव कर देती हूँ, तो पढ़ाई में जब ट्रांसलेशन का समय होता है ना, तो ट्रांसलेशन में 3 कोड्स के सेट पढ़े जाते हैं और वो फिर प्रोटीन फॉर्मेशन और वो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म करते हैं। तो उस टाइम पे क्या दिक्कत होगी, उस टाइम पे दिक्कत ये होगी कि अभी यहाँ पे ATC ये एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ा जा रहा था, फिर उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या था, GAT, है ना। अब मैंने GAT को ये AT पूरी तरीके से हटा दिए, ठीक, उसके कारण क्या होगा, GTC ये चीज पढ़ी जाएगी, अब ये चीज पढ़ी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे एक और फ्रेम आगे शिफ्ट हो गई, GCT, अगली शिफ्ट क्या हो गई, GGA। यानी पहले जो फ्रेम को हम लोग रीड कर रहे थे, फ्रेम यानी वो 3 सेट ऑफ कोडॉन्स को, तो पहले जिन 3 कोडॉन्स को हम लोग रीड कर रहे थे, अब उनकी फ्रेम शिफ्ट हो गई। अब फ्रेम शिफ्ट होने का मतलब ये है कि अब मैं इन 3 को नहीं रीड कर रही हूँ, अब मैं इसके आगे वाले को रीड कर रही हूँ, ठीक है। और जब आगे वाले को मैं रीड करूंगी तो उसके कारण दिक्कत क्या होगी कि वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी लीड करेगा, ठीक है। तो जब मैं 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को रीड करूंगी, 3 सेट ऑफ कोडॉन्स को जब मैं रीड करूंगी और उनसे मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगी, अब मेरी फ्रेम शिफ्ट हो चुकी है। फ्रेम शिफ्ट होने का मतलब ये है कि अब मैं इन 3 की जगह इन 3 को रीड करूंगी, ये दोनों को रीड नहीं करूंगी, ठीक है। ये दोनों गायब हो चुके हैं मेरे लिए, ये AT जो है वो जा चुका है, तो अब मैं GTC को रीड करूंगी। पहले मुझे क्या करना पड़ रहा था, पहले मैं ये GAT को रीड कर रही थी, ठीक है। अब मैंने AT को हटा दिया है, तो अब मैं डायरेक्ट GTC को रीड करूंगी। और क्योंकि इस म्यूटेशन के कारण हमारी रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गई, है ना, इस म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गई। यहाँ रीडिंग फ्रेम नहीं शिफ्ट हुई थी, यहाँ रीडिंग फ्रेम नहीं शिफ्ट हुई थी, ये T जो है रिप्लेस हो गया था दूसरे से, कोई भी दूसरा इसकी जगह आके बैठ गया। अब दिक्कत तो यही थी ना कि अगर कोई दूसरा मान लो अगर A आके इसके साथ बैठ जाता है, तो पहले GAT बन रहा था, अब GAA बनेगा, दिक्कत तो है। पर दिक्कत ये नहीं है, इससे फ्रेम शिफ्ट नहीं हो रहा, फ्रेम शिफ्ट इससे हो रहा है,
फ्रेम शिफ्ट इससे हो रहा है, अब मुझे अलग ही पूरी पूरी फ्रेम स्लाइड ही पूरी अलग पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पे मुझे फ्रेम तो वही थी, बस उसमें डिफरेंस थे, है ना, उसमें एक पॉइंट का डिफरेंस था। इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन और इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर? अब देखिए, अब जितने भी, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। अगर मान लीजिए चेंज इन सिंगल बेस पेयर होता है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। इसका क्लासिक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ अ बेस पेयर कॉजेज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये चीज अगर मान लीजिए डिलीट हो जाता है या अगर कुछ इंसर्ट भी हो जाता है तो भी दिक्कत होगी। मान लो AT, ये तुम्हारा नॉर्मल बेस पेयर है, ये नॉर्मल था, ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूं तुमको कि मैं भाई दो इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ, ये दो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, है ना। पहले जो थे वो तो ये थे, अब मैंने ये दो इसमें ऐड कर दिए। तो पहले जो वो रीडिंग फ्रेम से पढ़ रहा था, पहले जो उसका ये रीडिंग फ्रेम बन रहा था, अब उसमें दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि बीच में ये भी आ गए, इनको भी काउंट करना पड़ेगा और ये एडिशनल पेयर आया है। दिस इज एडिशन, इंसर्शन ऑफ अ पेयर, और एक होता है डिलीशन ऑफ अ पेयर। तो या तो पेयर हट जाए तब भी रीडिंग फ्रेम में चेंज, या फिर अगर कोई पेयर इंसर्ट हो जाए तब भी रीडिंग फ्रेम में चेंज आ जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Mechanism of mutation is beyond the scope of discussion as at this level. However, there are many chemical and physical factors which induce the mutations. अब mutations को जो cause करते हैं उनको हम कहेंगे mutagens. जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, भाई अगर मैं बोल रही हूँ म्यूटेशन हो रहा है, किसके कारण म्यूटेशन हो रहा है? बिकॉज ऑफ म्यूटाजेंस, ठीक है। म्यूटाजेंस कैन बी, यूवी रेडिएशंस कैन कॉज म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज अ म्यूटाजेन। म्यूटाजेन क्या है? म्यूटाजेन जो कि म्यूटेशन को कॉज करेगा, है ना। म्यूटेशन को कॉज करेगा, कौन कॉज करेगा? म्यूटाजेन कॉज करेगा। तो म्यूटाजेंस केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक। अब यूवी रेज आ रही है, यूवी रेज के कारण म्यूटेशन हो गया, तो अगर यूवी रेज के कारण म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण म्यूटेशन हो जाए उस कारण को हम कहते हैं म्यूटाजन, कारण है म्यूटाजन, ठीक है। पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सबसे पहले व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? तो पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली एक चार्ट है जो कि डिटरमाइन करेगा, डिफाइन करेगा कि क्या कोई डिसऑर्डर आगे प्रोजेनी में फर्दर लीड हो रही है कि नहीं। पहले, उससे पहले हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। देखो, तुम्हें डिसऑर्डर्स तो पता होना चाहिए ना कि भाई क्या डिसऑर्डर है जो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है। क्योंकि कई बार अगर तुम लोग देखो तो ऐसा होता है कि, है ना, कुछ चीज, जैसे अगर कोई भी बीमारी ले लो यार, डायबिटीज का ही एग्जाम्पल ले लो, ऐसा बोलते हैं ना कि ये इसके दादाजी में थी तो इसके फादर में है, अब इसमें भी हो सकती है, सुना है। या फिर कोई और डिजीज ले लो कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी फर्दर कोई भी अगर डिजीज लेती हूँ तो वो डिजीज को ये चीज बोला जा सकता है कि ये इसके प्रोजेनी में ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये अगर इसकी प्रोजेनी में ऑलरेडी है तो ये इसमें भी लीड होगी, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल चीज है ना। ये इसके पहले भी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें भी थी, पेरेंट्स थे उनमें भी थी, और अब इसमें भी होगी, ये इंडिविजुअल भी अफेक्टेड रहेगा। तो ये जो एक सीक्वेंस है ना, ये जो एक सीरीज है, ये सीरीज क्या चीज बताती है कि ये डिजीज जो है वो आगे प्रोजेनी टू प्रोजेनी शिफ्ट होती जाएगी, जनरेशन टू जनरेशन आगे शिफ्ट होती जाएगी। अब जब जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती जाएगी तो मैं अगर ये चीज पूछना चाहूँ कि यार मेरी जनरेशन में, मतलब जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि कई डिजीजेस ऐसी हो जाती, क्योंकि रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। रेसेसिव मतलब आप लोगों को पता है, रेसेसिव दिखेगा नहीं, है ना, डोमिनेंट तो दिख जाता है, रेसेसिव तो दिखेगा भी नहीं। तो रेसेसिव डिसऑर्डर जो होता है वो क्या दिक्कत दे देता है कि रेसेसिव डिसऑर्डर यानी दिख नहीं रहा, और ना दिखता हुआ भी वो अगली प्रोजेनी में चेंज हो जाता, अगली प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाता है। यानी एक प्रोजेनी से, यानी दादाजी को एक बीमारी थी, अब वो पापा को तो नहीं हुई, वो सीधा उसके ग्रैंड सन को हुई, ठीक है। सीधा डायरेक्टली किस पे जंप कर दी? वो थर्ड जनरेशन पे। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर जो था वो रेसेसिव जीन पे प्रेजेंट था, ठीक है। यानी डोमिनेंट जीन ने जो है उसको ओवरकम कर दिया, रेसेसिव वाला जो है छुप गया। तो एक जनरेशन छुप गया, अगली जनरेशन में वापस आ गया, ठीक। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरीके के होते हैं।
एक तो ये होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरे ये होते हैं क्रोमोसोमल। एक तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होगा बेटा जिसके अंदर ना मेंडल, क्योंकि किसकी बात करता था, मेंडल बात करता था इनहेरिटेंस की, कि यार ये चीज प्रोजेनी टू प्रोजेनी लीड होगी, ये चीज जो है मैंने ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में देखी तो ये आगे फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये जेनरेशन की बात कर रहा है। जहां पे जेनरेशन की बात है इसका मतलब वो वहां पे मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम काउंट कर रहे हैं। तो ये डील करता था, मेंडेलियन डिसऑर्डर डील्स विथ, किसको डील कर रहा है बेटा, अगली प्रोजेनी को। इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस को लीड करेगा। ठीक है, मेंडल जब भी बात करेगा तो वो इनहेरिटेंस की बात करेगा कि ये चीज आगे की फर्दर जनरेशन में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये इसमें। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को जो जो डिजीजेस पढ़नी है वो है कलर ब्लाइंडनेस, ये आप लोगों के अभी है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया हम उसमें भी पढ़ेंगे, ऑटोसोमल डिजीजेस है वैसे तो, सिकल सेल, हीमोफीलिया, फिनाइलकेटोनिया, थैलेसीमिया। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर आते हैं। और अगर मैं क्रोमोसोमल डिजीजेस की बात करूं तो दीज डील विथ, ये किसके साथ डील कर रहे हैं बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, दीज डील विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पर बात हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की ही रहेगी। इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, यानी इनके अंदर डिजीजेस क्या होती है बेटा, ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, मोनोसोमी मतलब क्रोमोसोम कम हो जाए, है ना। ऐसे एक टेट्रासोमी भी होता है बट वो बहुत ही ज्यादा लीथल कंडीशन, फेटल कंडीशन होता है, तो वो चीज इतना काउंट नहीं करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, तो ये तीन जिनमें कि कुछ ना कुछ क्रोमोसोम के अंदर या तो एडिशन होगा या क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन होगा, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। और यहाँ आ जाता है हमारे पास कि जितनी चीजें इनहेरिट होगी तो कहीं ना कहीं या आपके अंदर इनहेरिटेड जीन्स हैं, और उसकी बात करेंगे, जिसमें से कलर ब्लाइंडनेस हमको इन डिटेल पढ़ना है, सिकल सेल एनीमिया हमको इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है, और एक हीमोफीलिया भी। कलर ब्लाइंडनेस पहले हुआ करता था, कलर ब्लाइंडनेस अब इतना क्वेश्चन आता नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का, बट स्टिल हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलो, ओके, इसको ऐसे रीड करते जाते हैं, एनसीईआरटी ही है। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री, ये तो पेडिग्री है। ओके, सो जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है बेटा और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन के कारण होगा, सिंगल जीन के अंदर अगर चेंज हुआ तो उसके कारण मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। These disorders are transmitted to the offspring of the same line as we have studied in the principle of inheritance. ये हमेशा inheritance को लीड करेगा।
ये हमेशा इनहेरिटेंस को लीड करेगा, हमेशा प्रोजेनी टू प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन उसकी बात करेगा, ठीक है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन द फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। सो पेडिग्री एनालिसिस है क्या बच्चे, इसके साथ ही समझते जाओ। पेडिग्री एनालिसिस है क्या कि एक ना जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई बीमारी आगे जा रही है तो उसका एक फ्लो चार्ट है। वो फ्लो चार्ट से तुमको ये समझ में आ जाएगा, डॉक्टर्स को ये समझ में आ जाता है कि ये बीमारी ना इसके पहले ग्रैंड पेरेंट्स में थी या पेरेंट में थी और अब इसमें है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस ऐसा ही दिखाता है। ये देखो, ये चार्ट है पेडिग्री एनालिसिस का, ठीक है, जिसके अंदर ये मेल को सिंबलाइज करता है, फीमेल को सिंबलाइज करता है, सेक्स जो है अनस्पेसिफाइड, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर मान लीजिए कहीं पे भी आ जाते हैं बीच में, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज आगे लीड करेगी टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये होता है मेटिंग का साइन, जब जो मैरिज है उसका साइन। ये डबल यानी रिलेटिव मेटिंग यानी सिबलिंग मैरिज है ना कहीं ये उसी जनरेशन उसी घर की जो है, क्योंकि इस टाइम पे ये लिखना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिबलिंग मैरिज से क्या दिक्कत होती है कि वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो उस पूरी हायरार्की में चल रही है, वो डिजीज फादर को भी है, वो डिजीज मदर को भी है, ठीक है, जिसके कारण चाइल्ड जो है उसको वो डिजीज जा सकती है और इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मान लीजिए लाइन आती है, तो लाइन मतलब ये जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन मतलब हो जाता है कि ये फादर मदर मेट एंड नेक्स्ट इज दिस लाइन, जो कि डिटरमाइन करती है एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड की। पेरेंट्स विथ द मेल अफेक्टेड विथ डिजीज, देखिए भाई मेल चाइल्ड अफेक्टेड डिजीज, ये देखो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स, ये लाइन सिंगल लाइन इज मेटिंग, ये हो जाता है कि ये आगे नेक्स्ट प्रोजेनी को लीड कर रहा है। और प्रोजेनी अगर मान लीजिए ये रेड कलर से बनाया है, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो बॉक्स बनाया है मतलब मेल, इसके अंदर रेड कलर है, इसका मतलब अफेक्टेड मेल है, डिजीज मेल है। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, ये आजकल ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, बट स्टिल ये एक और हमारे पास ये डेटा है पूरा का पूरा कि अगर आपको ये ऐसा चार्ट मिलता है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई, और डॉक्टर्स कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई पहले की जो प्रोजेनी है उसको देखते हुए अभी जो नया प्रोजेनी होगा वो कैसा होगा। इसका एक आप लोगों के पास पेडिग्री एनालिसिस चार्ट भी आएगा, देखिए इस तरीके का, ये भी आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया है। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ फीमेल जो है, फीमेल इज ऑफ रेड कलर, और फीमेल जो है आगे फर्दर लीड करेगी टू 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड, ये इसी का है तो 3 चाइल्ड, और ये भी 4 चाइल्ड को, ठीक है। पहले हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ते हैं ताकि तुमको कैरियर समझ में आएगा। चलो, मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज हीमोफीलिया, अभी जो अपन ने बात किया था। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसका बहुत स्मॉल और बहुत बस नाम ही है इसका, इसमें सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, phenylketonuria, thalassemia, etc. It is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant or recessive by pedigree analysis. One can easily understand where the trait is dominant or recessive. ये dominant भी हो सकते हैं बेटा और recessive भी हो सकते हैं क्योंकि ये inherited traits हैं। डोमिनेंट यानी ये होगा कि ये आगे फर्दर प्रोजेनी में जाएगा ही जाएगा, ये लिखवा के ले लो, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट ये होता है कि जब तक दोनों एलील्स के ऊपर ये ट्रेट प्रेजेंट ना हो, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ मेल और फीमेल की, तो कोई भी इंडिविजुअल ले लो, है ना। अब अगर हमने मान लीजिए फीमेल मेल की बात करी है तो दोनों क्रोमोसोम पे मुझे एलील दिखना चाहिए। अगर वो रेसेसिव डिजीज है तो रेसेसिव डिजीज यानी क्या हो जाएगा बेटा, रेसेसिव मतलब होता है कि जब तक, जैसे अपन ने याद करो जब इनकम्प्लीट डोमिनेशन पढ़ा था, तो स्मॉल आर जब तक नहीं आया, जब तक तुमने इसको व्हाइट नहीं बोला था क्या, जब तक तुम इसको व्हाइट नहीं बोल रहे थे। पर अगर एक भी, या फिर अगर मैं याद दिलाऊं तुमको स्मॉल टी, जब तक ये नहीं आया तुमने इसको ड्वार्फ, सिर्फ एक ही आया था अपने पास, है ना। बाकी कैपिटल टी स्मॉल टी अगर आता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर आती है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या लीड कर जाएगा, कैपिटल टी, डोमिनेंट ट्रेट, है ना। तो हमेशा डोमिनेंस ही जीतेगा। पर बात ये आ जाती है कि अगर मान लीजिए कोई डिसऑर्डर है जो रेसेसिव ट्रेट पे बैठा हुआ है, तो रेसेसिव ट्रेट यानी क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के
रेसेसिव जीन अगर प्रेजेंट है, रेसेसिव जीन दोनों क्रोमोसोम के पेयर पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, तो रेसेसिव जीन जितने होते हैं उनको दोनों पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो जितने भी इनमें से डोमिनेंट डिजीजेस हैं, चाहे वो एक पे भी प्रेजेंट हो तब भी चलेगा, पर अगर इन दोनों में रेसेसिव डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो दोनों पे प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होगा तभी वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, चलिए। Okay, so the trait may be linked to the sex chromosome as in the case of hemophilia. It is evident that X recessive trait shows the transmission from the carrier female to the male progeny. अब देखिए हीमोफीलिया का क्या केस होता है। हीमोफीलिया के अंदर अगर मैं मेल और फीमेल की बात करती हूँ तो ये एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, पहली बात बोल दी इसने एक्स लिंक। एक्स लिंक यानी होता है सेक्स लिंक डिसऑर्डर है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर ये होता है बच्चे कि ऑटोसोम मतलब क्रोमोसोम, कोई भी ऑटोसोम के ऊपर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो सकता है जो कि आगे फर्दर प्रोजेनी पे लीड करेगा। पर अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगी नहीं ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर ही है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर यानी कि ये क्या हो सकता है, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो मेल के केस में तो एक्स वाई, हमारे पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल के केस में एक्स एक्स, मेरे पास दो एक्स क्रोमोसोम है। समझ रहे हो? और ये डिसऑर्डर हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच से। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कोई फीमेल है और उसके पास स्मॉल एच, एक ही स्मॉल एच है ना, एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर मान लीजिए रेसेसिव डिसऑर्डर मैंने क्या बताया कि दोनों क्रोमोसोम पे दिखना चाहिए, दोनों क्रोमोसोम पे होना चाहिए, तभी ये एक्सप्रेस होगा। पर अगर ये दोनों क्रोमोसोम पे हुआ और एक्सप्रेस हुआ तो वो फेटल होगी, वो फीमेल जो है वो आपको पॉपुलेशन में दिखेगी नहीं, वो फीमेल जो है मर जाएगी, है ना, बहुत आराम से मर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एक्स एच मैं अगर ये प्रोजेनी लेती हूँ तो ये तो फेटल है, ये तो डेथ है, ये चीज तो डेथ फेटल है। ठीक है, ये प्रोजेनी बचेगी ही नहीं। ये प्रोजेनी बच सकती है क्योंकि फीमेल्स के केस में क्या होता है कि दो एक्स क्रोमोसोम है। अब एक्स लिंक्ड अगर कोई रिसेसिव डिसऑर्डर इस पे आ गया है, यानी एक ही जीन, यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एच है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर एच है ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा बच्चे, इस टाइम पे क्या होता है, इस फीमेल को हम कह देते हैं कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल यानी ये खुद डिजीज नहीं होगी पर ये डिजीज पास ऑन कर सकती है। ठीक है, ये खुद डिजीज नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको हीमोफीलिया नहीं है, पर ये हीमोफीलिया डिजीज को ट्रांसमिट कर सकती है, ये आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भेज सकती है, तो इसको हम कहते हैं कैरियर डिजीज। ठीक है, कैरियर डिसऑर्डर। अगला देखो ये एक्स वाई को देखो, एक्स वाई के अंदर क्या केस आ जाता है। अब अगर मैं मेल की बात कर देती हूँ, कैरियर फीमेल समझ में आया, मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? क्यों नहीं? देखो यहाँ एक ही एक्स है, अब बेटा एक एक्स पे अगर हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट रहा, अगर हीमोफिलिक जीन उसी एक्स पे प्रेजेंट रहेगा तो ये तो डिजीज्ड मेल कहला देगा ना, ये तो डिजीज्ड मेल है। पर डिजीज मेल फेटल नहीं होते। ठीक है, डिजीज मेल फेटल नहीं है, कुछ टाइम तक, कुछ लाइफ स्पैन तक वो जिंदा रहेंगे। ठीक है, ये फेटल नहीं है, ये फेटल है, ये फेटल है, एकदम गया। ठीक, ये फेटल नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ क्या आ जाता है बेटा, यहाँ कोई कैरियर नहीं है, इसके अंदर कोई कैरियर नहीं होता है, मेल के अंदर कोई कैरियर नहीं है, फीमेल के अंदर कैरियर है, तो फीमेल एक तो होगी, ये वाली फीमेल जो है ये डिजीज्ड फीमेल है। और ये कैरियर फीमेल है, ये डिजीज्ड फीमेल है, ये कैरियर फीमेल है, और ये भी क्या है बेटा, डिजीज्ड मेल है। मेल में कैरियर नहीं होगा, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर मेल इंडिविजुअल का एक ही एक्स है क्योंकि उसमें, तो यूजुअली जितने भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं ये मेल्स में ज्यादा अफेक्टेड दिखाते हैं कंपैरेटिव टू फीमेल्स। क्यों? इसका रीजन अब आप जान चुके हो, क्योंकि जितने भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं वो यूजुअली एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और मेल में क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक ही है
ठीक है, तो वो डिजीज ही कहलाएगा। और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो वो फिर पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो कैरियर हो सकती है ना। इसकी कम पॉसिबिलिटी है कि वो डिजीज हो, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कैरियर हो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने ऐसे एक इंडिविजुअल का क्रॉस करवा दिया तो उससे मेरी नेक्स्ट प्रोजेनी क्या बनेगी। अगर हम लेते हैं मेल और फीमेल, अब मैं मेल को मैंने क्या बना दिया है, लेट्स से मेल इज इंडिविजुअल हीमोफिलिक, ठीक है, और फीमेल जो है वो भी कैरियर है, मान लो वो भी कैरियर है। अब इनका जब क्रॉस बनेगा तो हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, देखिए देखो अब यहाँ क्या प्रोजेनी मिली, सबसे पहला तो फीमेल और डिजीज्ड फीमेल। ठीक है, सेकंड क्या हुआ बेटा, कैरियर फीमेल। वही थर्ड क्या होगा, मेल है, एक्स वाई है और कैरियर मेल होता नहीं है, तो डिजीज्ड मेल, और ये नॉर्मल या अनअफेक्टेड मेल। तो सिर्फ एक नॉर्मल मेल आ रहा है, अफेक्टेड डिजीज फीमेल जो होगी ये फेटल होगी, कैरियर फीमेल होगी यानी ये नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो सकती है, और यहाँ पे एक नॉर्मल मेल। एक और मैं बताती हूँ जिसके अंदर मान लो अगर फीमेल तो नॉर्मल है पर मेल अफेक्टेड है, लेट्स से फीमेल तो है नॉर्मल, मेल अफेक्टेड है, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे जो क्रॉस बनता है वो कैसे बनेगा देखना। अब यहाँ देखो मैंने क्या बनाया है, मेल अफेक्टेड है यानी डिजीज्ड है, और फीमेल जो थी वो नॉर्मल है। अब कैसे ट्रेट ट्रांसफर होता है इस चीज को देखना। पहला मेरे पास क्या प्रोजेनी बनी है बच्चे, पहली मेरे पास फीमेल बनी है, दैट इज कैरियर फीमेल। दूसरा क्या बना है, अगेन कैरियर फीमेल। ये क्या है, नॉर्मल मेल, और ये भी क्या है, नॉर्मल मेल। अब तुम यहां ध्यान से ये चीज देखो कि अगर मैंने फादर को डिजीज्ड लिया, अगर इफ आई टेक फादर डिजीज्ड, तो उसके कारण उसकी जो डॉटर होगी वो डिजीज्ड होगी, जो डॉटर होगी वो डिजीज हो रही है, यानी फादर से वो ट्रांसमिट किस में हो रहा है, डॉटर में ट्रांसमिट हो रहा है। तो यूजुअली ये चीज फादर से डॉटर में ट्रांसमिट होती है, और ऐसे ही ये मदर से, एक क्रॉस करके देखना जिसमें मदर हीमोफिलिक ले लेना कैरियर और फादर को नॉर्मल ले लेना, तब तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि उसमें जो सन है ना, मदर से सन में वो ट्रांसमिट हो रहा है। फीमेल जो होगी वो अनअफेक्टेड, जैसे यहाँ नॉर्मल मेल आया ना, वहां नॉर्मल फीमेल आएगी। ठीक है, अगर मदर अफेक्टेड रही तो इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस। दिस इज क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब जितने भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसी तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, वो फादर से डॉटर में ट्रांसमिट होते हैं और मदर से सन में ट्रांसमिट होते हैं। तो एक क्रॉस चलता है एक, ठीक है, ये क्रॉस चलता है कि फादर से डॉटर में ट्रांसमिट हुआ है, और अगर मदर अफेक्टेड रहती तो उससे अपने सन में ट्रांसफर होता। क्लियर है ना ये चीज। तो मदर जो हो सकती है बेटा कैरियर हो सकती है, मदर अगर इंडिविजुअल अफेक्टेड रही तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वो फेटल होती है। और अगर मान लीजिए फादर की बात करें तो फादर डिजीज हो सकता है और फादर नॉर्मल हो सकता है, कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। ठीक, चल अगली चीज ये देखते हैं
अगली चीज ये देखते हैं कि एक्चुअल में हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर खून का लगातार बहते रहना, यानी अगर जैसे आपके कट लग जाता है, थोड़े टाइम बाद आप देखते हो वो चीज बरी अप वो बहुत जल्दी रप्चर होने लग जाती है, वहां की जो सेल्स है वो रप्चर होने लग जाती है, और जो सेल बेसिकली आप कह सकते हो कि सही होने लग जाता है ना, हर समय खून धारा नदी की तरह बहता नहीं रहता। पर अगर मैं बात करती हूँ हीमोफिलिक इंसान की, तो हीमोफिलिक इंसान के अंदर खून कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, यानी अगर उनके गलती से भी कुछ कट लग जाता है उंगली पे या बॉडी के किसी भी तरफ, तो अगर वो कट लग जाता है तो वो कंटिन्यू जो है ब्लीड होता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्लॉट नहीं होता ब्लड, और वो कंटिन्यू जो है फ्लो होता जाता है, और इसी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया यही चीज होती है, ठीक है। चलिए, a representative shown in the figure for the dominant and recessive traits, discuss with your teacher, design the pedigree chart। ओके भाई, देख लो पेडिग्री चार्ट। अब ये देखो, अब तुमको समझ में आएगी ये चीज, देखना एक बार वापस उसी तरीके से। ये हमारे पास एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है, और ये भी तीसरी ही जनरेशन है। अभी बताऊंगी कैसे। देखो, सबसे पहले एक फीमेल, फीमेल विच वॉज अफेक्टेड, है ना, फीमेल अफेक्टेड है, शुड राइट लाइक दिस, अफेक्टेड फीमेल, ठीक है। अफेक्टेड फीमेल है, और जो मेल है वो नॉर्मल है, नॉर्मल मेल, ठीक है। अब इनके जो चिल्ड्रन है, पहली बात तो ये डिटरमाइन कर लो इनके चाइल्ड कितने हैं, इनके चाइल्ड कितने हैं बेटा। देखो, जिन जिन से इनके ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये इनके चाइल्ड हैं, ये इनके चाइल्ड नहीं है ना, ये इनके चाइल्ड नहीं है, तो इनके 4 बच्चे हैं, ठीक है, इनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में भी ये देखो कि सबसे पहली तो फीमेल अनअफेक्टेड है, फीमेल अनअफेक्टेड रहेगी, मेल जो है वो अफेक्टेड है, अगेन यहाँ अफेक्टेड आ गया। फीमेल एक और मेल है जो कि अगेन अनअफेक्टेड, और एक फीमेल जो कि अफेक्टेड, एक फीमेल जो कि अफेक्टेड और एक मेल जो कि अनअफेक्टेड आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या बेटा, अब इसके अंदर, अब यहां से तुमको ये चीज पता लग जानी चाहिए कि अगर फीमेल है, अगर वो अफेक्टेड है, और आगे मेरे पास अगर सिर्फ मेल अफेक्टेड रहता, तब मैं इसको बोल देती सेक्स लिंक डिसऑर्डर। पर यहाँ पे मेरे पास फीमेल अफेक्टेड और एक और फीमेल, उसकी डॉटर भी अफेक्टेड दिख रही है, यानी ये कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, ये है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। समझ रहे हो, अगर मेरे को क्रिस क्रॉस मूवमेंट शो होता, अगर मेरे को ये चीज दिख रही होती कि यार एक मेल है जो या फादर है, और फादर से वो चीज उसकी डॉटर में ट्रांसमिट हो रही है, या मदर है और उससे उसकी चीज जो है, उसकी जो जीन्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं टू सन में, तब मैं उसको ये चीज बोल सकती थी कि यार वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। पर यहाँ मुझे ये चीज नहीं दिख रही, इसका मतलब यहाँ जो चीज मुझे दिख रही है, यहाँ ये मदर से बॉय में भी ट्रांसमिट हो रहा है, गर्ल में भी ट्रांसमिट हो रहा है, इसका मतलब ये जो चीज है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोजेनी, ये मेल की मैरिज हुई टू अ फीमेल, दोनों ही नॉर्मल है, इनके जो तीनों बच्चे हैं तीनों ही नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं हुई इनको। यहाँ देखो, ये अफेक्टेड फीमेल थी, इसकी शादी हुई एक नॉर्मल मेल से, है ना, इनके जो बच्चे होते हैं ये फीमेल से फीमेल एक जनरेशन में पास ऑन हो रही है कोई डिसऑर्डर, तो यानी ये फीमेल कैरियर थी, इसने जो है एक कैरियर फीमेल को ही बर्थ दिया, और जो दोनों मेल हैं ये दोनों मेल ही नॉर्मल है, ये एक और साइन कि भाई ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर ही है, ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। चलो, अब इसका अगला देखो, यहाँ पे अगर तुम देखते हो, यहाँ मेल भी आपको नॉर्मल दिख रहा है, फीमेल भी नॉर्मल दिख रही है, ठीक है, दोनों ही अनअफेक्टेड दिख रहे हैं मुझे तो अभी। पर जब मैं इनके चाइल्ड देखती हूँ, 1 2, पहले तो इनके कितने बच्चे हैं ये देख लो, 4, 1 2 3 4 5, 5 सॉरी 5 बच्चे, ठीक है। 5 में से भी पहला वाला इज अनअफेक्टेड, दूसरा वाला इज अफेक्टेड, तीसरा इज अगेन अनअफेक्टेड, और चौथा इज अफेक्टेड, पांचवा भी क्या है बेटा, पांचवा भी क्या है, अफेक्टेड या अनअफेक्टेड, पांचवा भी अनअफेक्टेड, कलर नहीं है ना, अनअफेक्टेड। अब यहाँ पे देखो
कि कहीं ना कहीं अगर ये डिजीज आ रही है इस प्रोजेनी के अंदर, तो यानी जो फीमेल रही होगी ये कैरियर फीमेल होगी, ये कैरियर फीमेल होगी, तभी ये डिसऑर्डर आ रहा है। कैरियर फीमेल रेड कलर से मेंशन नहीं करेगा वो, ठीक है। इंडिविजुअल जो कि डिजीज होगा उसको वो रेड कलर से मेंशन करेगा, पर कैरियर को कभी भी वो रेड कलर से मेंशन नहीं करेगा। अगर वो डिजीज आगे जा रही है प्रोजेनी में, तो फादर तो अफेक्टेड हो सकता है, कैरियर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फीमेल कैरियर हो सकती है, ठीक है, तो फीमेल कैरियर हो सकती है और वो आगे प्रोजेनी को अफेक्टेड लीड कर सकती है। फिर उसके बाद अनअफेक्टेड प्रोजेनी की मैरिज होती है एक मेल से जो भी नॉर्मल ही है, पर आगे जाके हम लोग देखते हैं कि उसका एक चाइल्ड होता है और वो अफेक्टेड आता है। इसका मतलब ये अनअफेक्टेड फीमेल नहीं थी, ये फीमेल कैसी है बेटा, ये है कैरियर फीमेल, ये है कैरियर फीमेल, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल जो है वो अफेक्टेड है। तो अगर फीमेल अनअफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, तो इसको हम कैरियर फीमेल बोलेंगे, ठीक। चले आगे, ये हमारे पास एक पेडिग्री एनालिसिस, इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, इससे समझ में आती है चीजें। चलो अगला आता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है, कलर ना दिखना। कुछ कई बार कलर्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते कुछ लोग, कि यार ये कलर ग्रीन है, यूजुअली ग्रीन और रेड का होता है कि ये कलर रेड है या ग्रीन है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। रेड कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ग्रीन से, या ग्रीन उनको समझ में नहीं आता तो वो रेड को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इट इज अगेन अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है बेटा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी वही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अफेक्ट इधर द ग्रीन और रेड कोन्स ऑफ द, कोन क्या होता है बेटा, दो तरीके की चीजें होती है आई के अंदर, रॉड्स और कोन। कोन्स क्या काम करते हैं, कलर दिखाते हैं, रॉड्स जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट को आइडेंटिफाई, नाइट में आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब कोन्स जो है वो, उनमें कुछ डिफेक्ट हो जाने के कारण वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, which results in the failure to discriminate between red and green color. This defect is due to mutation in certain gene present in the X chromosome. सेक्स लिंक्ड है ना, तो एक्स क्रोमोसोम के कारण होगा, तो एक्स क्रोमोसोम के कारण है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या चीज होती है, अगर मान लीजिए मैं ये बोलती हूँ कि फीमेल एंड मेल है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है अगेन, तो अगेन फीमेल कैरियर हो सकती है और फीमेल अफेक्टेड भी हो सकती है, बट ये फेटल नहीं है ना, ये लीथल नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अफेक्टेड इंडिविजुअल को नहीं दिखता, सिंपल, ठीक है। तो अगर मान लो मैं फीमेल को, अच्छा ये केस अपन बनाते हैं जिसमें फीमेल को अपन अफेक्टेड दिखा देते हैं, ठीक है, और मेल को नॉर्मल बताते हैं, तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा। नॉर्मल यानी हाँ कुछ नहीं है, चलो। ये देखो, अब यहाँ देखना क्या हुआ है। यहाँ पे क्या चीज होती है बेटा, कि ये पहला मेरे पास क्या बनी, फीमेल कैरियर, दूसरी भी क्या बनी, कैरियर फीमेल, और दोनों ही अफेक्टेड और डिजीज्ड मेल, अफेक्टेड या डिजीज्ड मेल मेरे पास बन के आ गए, ठीक है। ऐसा ही एक और देखो, एक और बना रही हूं ऐसा सेम, मेल अगेन नॉर्मल, फीमेल कैरियर है, ठीक है, फीमेल कैरियर है, क्रॉस बनाते हैं, चलो इसको देखना। अब यहाँ क्या कंडीशन बनती है तुम्हारे पास, सबसे पहला एक्स एक्सी कैरियर, नॉर्मल, अगेन कैरियर, कैरियर तो बनेगा नहीं, अफेक्टेड मेल है, और यहाँ पे नॉर्मल
मेल। कंडीशन देख रहे हो, कंडीशन क्या है बेटा कि अगर मेरे पास फीमेल जो होती है कैरियर है, अगर फीमेल कैरियर है तो उस टाइम पे अफेक्टेड मेल 1% और नॉर्मल मेल भी बन सकता है। पर अगर मेरे पास इंडिविजुअल फीमेल पूरी की पूरी अफेक्टेड ही फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल है, तो उसके कारण दिक्कत क्या होगी कि अफेक्टेड ही प्रोजेनी, जो अफेक्टेड प्रोजेनी है वही फॉर्म होगी। तो अफेक्टेड प्रोजेनी यानी कि डिजीज्ड मेल ही फॉर्म होगा दोनों बार में, ठीक है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेल टू बी नॉर्मल, है नहीं। ओके, इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल एंड अबाउट 0.4% इन फीमेल। अब तुमको पता लग रहा है कि फीमेल्स में कम क्यों है, क्योंकि सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स फीमेल्स के अंदर कम ही होंगे हमेशा, क्योंकि एक्स लिंक्ड है और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। अब 2 एक्स क्रोमोसोम अगर उसके पास है तो 2 एक्स क्रोमोसोम में देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि वो दोनों अफेक्टेड हो। तो फीमेल क्या होती है, यूजुअली कैरियर होती है ना। एक अफेक्टेड यानी एक क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट हो सकता है। तो यूजुअली फीमेल्स जो हैं वो कैसी होती है बच्चे, वो कैरियर हो सकती है, अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। अगर मैं बात करती हूँ मेल के केस में, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अब वही एक्स क्रोमोसोम है तो उसी पे डिजीज होगा, वही एक है जो जीन को बेयर कर सकता है, तो वो अफेक्टेड निकलेगा, ठीक है। तो वो अफेक्टेड निकलता है। पर फीमेल जो है, फीमेल के केस में क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है तो वो अनअफेक्टेड फॉर्म हो सकती है, अनअफेक्टेड या फिर कैरियर, ठीक है। सो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल टू बी अफेक्टेड बाय द सेक्स लिंक्ड डिजीजेस and there is more possibility of the males to be affected by the sex linked disorder. This is because gene that leads to the red green color blindness is on X chromosome. Hemophilia भी X chromosome पे ही था, और मेल के पास क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास 2 है, तो इसीलिए 50% चांस है ऑफ फीमेल बीइंग कलर ब्लाइंड। कैरियर हो सकती है, कैरियर यानी खुद नहीं है, उसके बच्चे हैं, ठीक है। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड because the gene is recessive, that means its effect is suppressed by her mating dominant normal gene. A daughter will not normally be colorblind unless her mother is carrier and her father is colorblind. अगर father colorblind होता है तभी daughter colorblind होगी, अगर father नहीं है तो, क्योंकि sex linked है ना बेटा, sex linked यानी criss cross movement यहाँ पे show होगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है। चलो अगला चलते हैं हीमोफीलिया पे। हीमोफीलिया हमने पढ़ ही लिया है। हीमोफीलिया बेसिकली है क्या चीज कि जो ब्लड है ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है इंडिविजुअल की वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, दिस इज ड्यू टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। नॉन स्टॉप ब्लीड होता रहता है एक सिंगल कट के कारण भी। हेट्रोजाइगस फीमेल जो होगी वो कैरियर रहेगी फॉर हीमोफीलिया, और ये ट्रांसमिट कर सकती है डिजीज टू सन। क्यों? क्योंकि फीमेल्स जो है ट्रांसमिट कर सकती है डिजीज टू सन। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ क्रिस क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट, and the possibility of female become hemophilic is extremely rare because mother of such female has to be at least carrier and father should be hemophilic, जो कि later unavailable in the later stages of life। ये चीज पॉसिबल नहीं है। यूजुअली जो फीमेल्स होती है वो कैरियर ही होती है, अफेक्टेड फीमेल्स हीमोफीलिया की बहुत रेयर मिलती है, ठीक है। चलो अब अगला आता है फैमिली पेडिग्री ऑफ द क्वीन विक्टोरिया शोज द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज द कैरियर ऑफ द डिजीज। जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी पूरी फैमिली के अंदर जितने सारे प्रोजेनी थे सबके अंदर हीमोफीलिया की वही कैरियर थी। अब सोच के देखो, कैरियर है तो कैरियर है तो उसकी जितनी फीमेल्स हैं वो तो अनअफेक्टेड है, पर मेल्स हैं वो सारे मरते जाएंगे क्योंकि वो अफेक्टेड होंगे। अब तुम्हें इसीलिए समझ में आ रहा होगा कि फीमेल की ही क्यों प्रोजेनी है, क्योंकि फीमेल ही कैरियर है, फीमेल ही अफेक्टेड नहीं है, और मेल्स जो है वो अफेक्टेड होंगे क्योंकि उनकी जो मदर है क्वीन विक्टोरिया वो कैरियर थी, तो वो ऑब्वियसली वो ट्रांसमिट करेगी डिसऑर्डर टू द मेल, है ना, सन में। चलो सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। रेसेसिव यानी क्या होगा, ये क्रोमोसोम 11 का ट्रेट होता है बेटा। ये क्रोमोसोम 11 पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है वो चेंज हो जाता है और उसके चेंजिंग के कारण जो है डिफेक्ट्स आ जाते हैं। So trait can be transmitted from parents to offspring when both the partners are
कैरियर फॉर द जीन द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। अच्छा, अगर मैं HbA को देखती हूँ तो HbA हम नॉर्मल है, और HbS जो है, क्योंकि हीमोफीलिया है ना, तो Hb मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, और उस पे A मतलब नॉर्मल, S मतलब हीमोफिलिक। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप, चलो इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, दोनों ही पेरेंट्स को कैरियर बना देते हैं, तो हमारे पास प्रोजेनी क्या बन के आएगी? ठीक है, चलो अब इनको मेंशन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला नॉर्मल, नॉर्मल चाइल्ड। अगला क्या होगा बेटा? कैरियर, डेफिनेटली ये फीमेल होने वाली है। अगला क्या होगा? अगेन कैरियर, और ये अफेक्टेड। इस तरीके की हमको प्रोजेनी मिली है। यहाँ पे हमको 2 कैरियर मिले हैं, एक नॉर्मल और एक अफेक्टेड इंडिविजुअल मिला है। ये हीमोफीलिया का केस है। नेक्स्ट देखो, the heterozygous condition the heterozygous condition of the individual appear apparently unaffected but they are the carriers। apparently ये unaffected हैं पर ये carriers हैं, है ना। ये वाली जो heterozygous condition है ये homozygous condition थी। homozygous मतलब normal, this was homozygous। ये दोनों जो हैं heterozygous, और ये वाला भी जो है वो होमो जाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन या तो अफेक्टेड रहेगी या फिर नॉर्मल रहेगी, पर अगर मैं हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करती हूँ तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कैरियर ही रहेगी। ठीक है, तो हमेशा कैरियर रहेगा। चलिए, so there is 50% of the probability of transmission mutant gene to the progeny, thus exhibiting the sickle cell anemia trait। आगे trait को पहुंचाएगा। This defect is caused by substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin molecule। beta globin chain of hemoglobin molecule, hemoglobin molecule ना बेटा अल्फा बीटा चेन का बना हुआ होता है। लेट्स इमेजिन दिस, यहाँ पे अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है, ये चेन है। अब ये चेन जितनी पूरी चेन है, ये पूरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की चेन है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो बी है ना, ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है, ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाने के कारण कोई एक नया टाइप इस पे आके रिप्लेस हो जाएगा। सिक्स्थ पोजीशन पे आके रिप्लेस हो जाएगा, और उसके कारण दिक्कत क्या होगी कि ग्लूटामिक एसिड जो हमको पहले, ये देखो ऐसे समझना है इसको, ये ग्लूटामिक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक प्रोटीन होता है ग्लूटामिक, ठीक है। अब ये GAG जो है ये ग्लूटामिक को कोड कर रहा है। यहाँ क्या हुआ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ म्यूटेशन के कारण क्या हो जाता है, GUG बन जाता है। तो अब यहाँ देखो GAG GUG बन रहा है, सिर्फ एक सिंगल, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन बेटा। ये A जो है ये U से रिप्लेस हो गया, है ना, ये रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और इसी पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस 6th पोजीशन पे जहाँ ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, यहाँ वेलिन आ जाता है। और वेलिन के आने से दिक्कत ये होगी कि जो आपकी नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप होती है आरबीसी की, वो सिकुड़ जाएगी और सिकल शेप बन जाएगी। ठीक है, सिकल शेप बन जाती है, बहुत ही ज्यादा ऐसी रिड्यूस हो जाती है साइज में। और क्योंकि कैपिलरीज में फंस जाती है तो ये दिक्कत क्या देती है कि प्रॉपर इनका मूवमेंट, लोकोमोशन नहीं हो पाता, एक ही जगह पे इकट्ठा होकर ब्लड क्लॉट हो जाता है और इंडिविजुअल की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ये रिजल्ट है सिकल सेल एनीमिया का कि अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन mRNA बनते समय यहाँ पे एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है बाय एनी रीजन,
है ना, पॉइंट म्यूटेशन है ये। यहाँ पे GAG GUG से कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूटामिक एसिड वेलिन से कंप्लीटली टर्न ओवर हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये दिक्कत होती है विच इज कॉल्ड सिकल सेल अनीमिया। तो नॉर्मल आरबीसी कुछ इस तरीके की दिखने लग जाती है इन अफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है। The substitution of amino acid in the globin results to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin, GAG से GUG में change हो जाना. The mutant hemoglobin molecule undergo the polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of RBC from biconcave to sickle structured, sickle shape का structure बना लेता है. ऐसा ही फिनाइल केटोनिया भी एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या दिक्कत होती है भाई, ये एक इनबॉर्न, अब सिकल सेल एनीमिया समझ में आया, सिकल सेल एनीमिया वाज इजी। सिकल सेल एनीमिया के अंदर बस जो आरबीसी है उसका शेप चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन से रिप्लेस हो रहा है। नेक्स्ट, फिनाइल केटोनिया, ये एक इनबॉर्न एरर है विच इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। बेटा कैसा ट्रेट है? ऑटोसोमल, यानी ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा, है ना, और रेसेसिव ट्रेट है। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है ये एक एंजाइम को लैक करता है विच इज अमीनो एसिड फिनाइल एनिलीन इनटू टायरोसिन। फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है और वो एब्सेंट होता है कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर, और जिन इंडिविजुअल्स के अंदर वो एब्सेंट होता है वो क्या आगे लीड करता है फर्दर, वो लीड करता है फिनाइल केटोनिया। As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives. Accumulation of these in brain results in mental retardation. This is also excreted through urine because of its poor absorption by the kidney. तो phenylketonuria जो है, फिनाइल कीटोयूरिया भी हम इसको बोलते हैं, यूरिन के थ्रू जो है ये पास ऑन होता जाता है, कंटिन्यूअस रिलीज होता जाता है, और अगर इसका एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये ब्रेन रिटार्डेशन भी कॉज कर सकता है। दिस कम्स अंडर द डिसऑर्डर फिनाइल केटोनिया। चलिए अगला बढ़ते हैं, थैलेसीमिया। ये भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ये भी ब्लड क्लॉटिंग ब्लड फ्लो या ब्लड का ही एक कह सकते हो आपकी उसी के जैसा एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि दिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। अनअफेक्टेड हैं दोनों ही। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन या डिलीशन व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। बेटा अगेन ग्लोबिन चेन में ही दिक्कत, ग्लोबिन चेन में अगर दिक्कत होगी तो ये हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन ढंग से फॉर्म नहीं हो पाएगा। हीमोग्लोबिन ढंग से जो नॉर्मली तरीके से बनना चाहिए उस तरीके से नहीं फॉर्म हो रहा। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू अनीमिया। ये भी एक अनेमिक डिसऑर्डर ही है, खून की कमी, अनीमिया इज खून की कमी हो जाना। Which is characterized of this disease, thalassemia can be classified according to which the chain of hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, the production of alpha globin chain affect होता है, और बीटा thalassemia में बीटा globin chain affect होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन भी होता है, बीटा चेन भी होता है। तो अगर अल्फा थैलेसेमिया में बोल रही हूँ तो अल्फा चेन अफेक्ट होगा, बीटा थैलेसेमिया अगर मैं बोल रही हूँ तो बीटा चेन अफेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, alpha thalassemia is controlled closely linked gene by HBA1 and HBA2 on the chromosome 16. Chromosomal disorder, sex-linked autosomal disorder है ये, autosomal disorder है chromosome 16 का, of each parent, and it is observed due to mutation and deletion of one or more of 4 genes. अब ये बेटा जीन जैसे ही मान लीजिए डिलीट हो जाता है या इंसर्ट हो जाता है, उसके कारण अगर अनीमिया हो जाता है तो उस डिजीज को हम कहते हैं थैलेसीमिया। क्लियर? More gene affected, the less alpha globin molecules are produced, while beta thalassemia is controlled by single gene HBB on the chromosome 11 of each parent. अगर ये अकर होता है, ये भी अगेन म्यूटेशन से कॉज हो सकता है, या बोथ जीन पे अगर ये अकर होता है तो थैलेसेमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया in that the former of quantitative problem of synthesis of too few globin molecules, which later is the qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin chain. यहाँ क्या हुआ कि अब मान लीजिए अगर एक ग्लोबिन चेन एक्स्ट्रा जुड़ जाती है तो वो एक एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा जुड़ गई। अब एक्स्ट्रा ना हर बार अच्छा नहीं होता, ठीक है। एक एक्स्ट्रा अगर ग्लोबिन चेन जुड़ जाती है तो वो एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बन जाता है। अब वो क्वांटिटेटिव नहीं रहा, वो एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बन गया। यानी कि अब वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को खराब करेगा, ठीक है। तो अगर थैलेसीमिया यानी अगर एक बीटा थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक्स्ट्रा ग्लोबिन चेन उसमें जुड़ जाती है तो वो क्या लीड करेगा बच्चे, वो एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम बन चुका है और वो सिंथेसाइज करेगा इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोबिन चेन। इनकरेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन चेन यानी वो ढंग से ग्लोबिन जो है उसके मतलब हीमोग्लोबिन जो है ढंग से फॉर्म नहीं हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स डेफिनेटली क्या होंगे, वही डिसऑर्डर्स हैं बेटा जो क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी के कारण हो रहे हैं, जैसे कि individual may lack one or more pair of chromosomes. These situations are known as trisomy और monosomy। अगर मान लीजिए एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम अगर नहीं होते, पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर चला जाता है, एक जाता है या पेयर अगर चला जाता है तो वो ट्राइसोमी और मोनोसोमी लीड करेगा। Respectively, such situation leads to very serious consequence in the individual. Down syndrome, Turner syndrome और Klinefelter syndrome जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला आता है उसमें डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम बेटा, ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक एडिशनल कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम की ऑन नंबर 21। यानी जितने टोटल नंबर, हमेशा क्या हो रहा है, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में लाए करते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। अब उस पेयर के अंदर अगर मान लीजिए मैं एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी लगा दूं, है ना, 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पेयर में है सारे के सारे, पर मैंने 21 वाले पे 1 2 3 तीन क्रोमोसोम अगर मैं लगा देती हूँ तो इसको हम कहेंगे ट्राइसोमी ऑफ 21। यानी 21th क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम बन चुके हैं। दिस डिसऑर्डर इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन और उन्हीं के नाम पे इसको डाउन सिंड्रोम बोला है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या क्या होता है बेटा, शॉर्ट स्टेटेड होता है, ये आपको ये बता देगा सिम्टम्स, और आपसे शायद डिजीज पूछ ले या डिजीज पूछ के सिम्टम्स पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। स्मॉल राउंड हेड होता है, फरोड टंग होती है, थोड़ी रोल्ड टंग होती है और पार्शियली ओपन इनका माउथ रहता है। पाम जो रहते हैं थोड़े से ब्रॉडर रहते हैं और कैरेक्टराइज क्रीज होता है पाम के अंदर, बहुत ज्यादा लाइनिंग होती है पाम के अंदर, ठीक है, बहुत डीप डार्क लाइनिंग होती है। तो इस तरीके से होता है और हो क्यों रहा है, क्योंकि 21 क्रोमोसोम के अंदर 3 एक्स्ट्रा पेयर आ रहे हैं क्रोमोसोम के, 3 सेट आ रहे हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। अगला आता है Klinefelter syndrome. This is again a genetic disorder caused due to the presence of additional copy of X chromosome resulting into the karyotype 47। जहां पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो रहे हैं XXY। अब ना तो ये XY बना ना ये XX बना, एक एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम आ चुका है। XY था और XXY हो गया, X इंडिविजुअल मतलब एक X और एक्स्ट्रा आ गया, है ना, कितना XX हो गया, एक X एक्स्ट्रा आ गया, चलो कोई नहीं। Such an individual has overall the masculine development, however the feminine development of breast हो जाता है उस इंडिविजुअल के अंदर, is also expressed. Such individuals are sterile, क्योंकि होना तो ये मेल चाहिए था, होना क्या चाहिए था कि अगर ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ XY कंडीशन थी, नॉर्मल रहता, पर यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा X आके जुड़ गया। इसके कारण क्या हुआ कि इसको अब ये चीज पता, अब ये इंडिविजुअल जो होगा ये थोड़ा सा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर डेवलप्ड रहेंगे, होंगे, ठीक है। अगला आता है टर्नर सिंड्रोम। ये ऐसा इंडिविजुअल है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम, जहां पे 46 होने चाहिए थे क्रोमोसोम, 46 कैसे होते बेटा, 22 प्लस XX ये होता, पर यहाँ क्या हो गया, XO हो गया। अब XX भी हो सकता था, XY भी हो सकता था, पर यहाँ XO ही हो गया। ऐसी फीमेल्स स्टेराइल रहती हैं, ठीक है, जैसे ऐसे मेल्स स्टेराइल हैं वैसी ऐसी फीमेल स्टेराइल है, क्योंकि ओवरीज जो हैं ये और अदर फीचर्स जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ढंग से फॉर्म ही नहीं हुए। इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, जहां 22 प्लस X होना चाहिए था पर ये ना होके ये O हो जाता है, XO,
है ना, ये ना होके ये XO हो जाता है। क्लियर है ये चीज? तो अगर XX होता तो नॉर्मल फीमेल लीड होती, और XO है तो ये नॉर्मल फीमेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेराइल फीमेल है। चलिए, और इसी के साथ आज हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है बच्चे। वी कम टू एन एंड विद दिस। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, आई होप ये चैप्टर आप लोगों के समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।